सभी विद्वजनों को नमस्कार। बड़े ही दुख के साथ यह बताना पड़ रही है कि आज देश की शान और संगीत जगत की शिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। बहुत ही दुखद बात है। उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। इस पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। मैं ज्योति कृष्णन आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यानमाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का यह कार्यक्रम केरल में स्थित सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के हिंदी विभाग, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ और पूर्व छात्र संघ के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यानमाला का यह दूसरा व्याख्यान है। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ कि सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम की एक अंगीभूत इकाई है। 1964 में स्थापित यह महाविद्यालय आज एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 1999 से यहाँ हिंदी विभाग भी स्थापित है। यहाँ के अलग अलग विभागों में शोध कार्य भी चल रहे हैं। कॉलेज का आदर्श वाक्य है द वाइज शाल इनहेरिट ग्लोरी, अर्थात बुद्धिमान महिमा को पाएगी। अपने इसी आदर्श वाक्य को चरितार्थ करने हेतु महाविद्यालय द्वारा व्याख्यानमाला चलाई जा रही है। साथ ही इस महाविद्यालय का ही दो शक्तिशाली मजबूत भाग है, पूर्व छात्र संघ और हिंदी विभाग के ही राष्ट्रभाषा साहित्य संघ। पूर्व छात्र संघ यानी स्पासा, द सेंट पीटर्स कॉलेज अलुमनी एंड सुपर एनुएटेड स्टाफ एसोसिएशन, इसमें हमारे महाविद्यालय के अनेक पूर्व छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं और हमारे ही विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर। वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, मुख्य अतिथि माइक्रोसॉफ्ट के स्थानीय भाषाएं और सुगमता के निदेशक बालेंद्र जी, दूसरे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से इस वेबिनार में जुड़े हुए प्राध्यापक बंधुओं, शोध छात्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, सबको प्रणाम। सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यानमाला का दूसरा व्याख्यान है। यह 31 अक्टूबर 2021 को कोचिन विश्वविद्यालय के एमराइस प्रोफेसर डॉक्टर आर शशिधरन सर के व्याख्यान से इसका शुभारंभ हुआ था। हिंदी विभाग में एक छोटा छात्र संघ है, जैसे आपने सुना कि उसका नाम है राष्ट्रभाषा साहित्य संघ। कॉलेज के पूर्व छात्र संघ और राष्ट्रभाषा साहित्य संघ के तत्वावधान में ये व्याख्यानमाला आयोजित हुआ है। इस राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर हैं। हिंदी विभाग के सभी अध्यापक बंधुओं की तरफ से और सभी अध्यापक बंधु और प्रत्येक छात्र आपके प्रति छात्रों का आभार व्यक्त करती हूँ और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से आपका सादर स्वागत करती हूँ। थैंक यू। सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग का सौभाग्य है कि केरल में प्रयोजनमूलक हिंदी पर आधारित पाठ्यक्रम पर अध्ययन अध्यापन करने का सुअवसर हमारे विभाग को प्राप्त हुआ था। वो 1999 में है। उस समय से अभी तक की लंबी यात्रा की है हमने। प्रयोजनमूलक हिंदी असल में हिंदी पर आधारित पाठ्यक्रम असल में 80 के दशक में श्री मोटूरी सत्यनारायण जी के प्रयास से हुआ था, लेकिन केरल में इसमें अध्ययन अध्यापन होने में बहुत देरी हुई। करीब 15 साल बाद ही हम पाठ्यक्रम पर अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ था। इसके कारणों पर सोचने पर आता है कि उस समय तकनीकी विकास आज की तरह नहीं हुआ था और अध्यापन काल के लिए भी उचित प्रशिक्षण उस समय नहीं मिला था। इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम एक नए तरह के एक पाठ्यक्रम को स्वीकार करने के लिए हमारी विमुखता भी एक कारण रहा होगा। परंपरागत पाठ्यक्रम से अलग होकर एक नए तरह के एक पाठ्यक्रम को स्वीकार करने में हम विमुख रहे होंगे। आज स्थिति बदलकर प्रयोजनमूलक हिंदी से कौशलपरक स्थिति तक पहुंच गई हैं।
इसका यह अर्थ नहीं है कि साहित्यिक हिंदी को या प्रयोजनमूलक हिंदी को हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन दोनों को तकनीक के साथ जुड़ाकर एक उत्कृष्ट रूप प्रदान करने की कोशिश आज चल रही है। जैसे कि हम जानते हैं, आज शिक्षा प्रणाली हाइब्रिड हो गई है। कोरोना की स्थिति से इस हाइब्रिड स्थिति में तेज़ी से बदलाव किया गया है। शिक्षा ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक हमारे कॉलेज महाविद्यालय जाकर हम शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ आज की तरह इस वेबिनार की तरह डिजिटल भी हो गया है। पहले शिक्षा अर्जित करने के बाद छात्रों को अपनी क्षमता का विकास करने का अवसर मिल जाता था, लेकिन आज अध्ययन करते समय ही छात्र और अध्यापक को अपने को सक्षम बनाने की सुविधाएं तो मिल जाती हैं। बस हमें करना चाहिए कि नए तरीकों को, नए तकनीकों का स्वागत करके हिंदी के अध्यापन को सफल और सार्थक बनाएं। आज हम सुनेंगे बालेंदु जी से हिंदी में तकनीक और कौशल विकास पर सुनेंगे। बालेंदु जी से आप लोग परिचित होंगे। हिंदी के तकनीकी पक्ष पर उनका कार्य रहा है। उनकी तकनीक कुशलता का एक छोटा सा अंश ही हम आपसे सुनेंगे आज। उनके अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें हम सर्च करें तो जितनी शंकाएं हैं हमारी वर्ड के, एक्सेल के कुछ छोटे छोटे टिप्स तो आप बताते हैं, उसे हम आत्मसात करें या उसे पढ़ने पर हम सभी तरीके से डिजिटल रूप से एक्सेल हो जाएंगे। हमारे यह सौभाग्य है कि सेंट पीटर्स कॉलेज में राष्ट्रपति के आत्माराम सम्मान से सम्मानित इतने बड़े तकनीकी विद हमारे विभाग द्वारा आयोजित नेशनल वेबिनार में बोलने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालेंदु जी, आपको सप्रेम सादर सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से, विशेषकर सेंट पीटर्स महाविद्यालय के हिंदी विभाग की तरफ से और कॉलेज की तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज दो पर्चे हैं केरल विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इंदु केवी जी का हिंदी भाषा अस्मितामूलक विमर्श के आईने में, और कोचिन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के परास्नातक छात्रा ज्योति कृष्णन जी जो कंपेयरिंग करती हैं, उनका भी एक पर्चा है हिंदी भाषा और साहित्य की उपलब्धियाँ। दोनों को इस वेबिनार में हम स्वागत करते हैं। और इस वेबिनार में कई विश्वविद्यालयों से, केरल से बाहर से भी कई विश्वविद्यालयों से कई प्राध्यापक बंधु जुड़ गए हैं, कई शोध छात्र जुड़ गए हैं और कई हिंदी प्रेमी हैं और कई महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं हैं। सबको सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोगों के सहयोग ही इस वेबिनार की सफलता है। सबको एक और बार हार्दिक स्वागत और नमस्कार। धन्यवाद सिंधु मिस। अब मैं अध्यक्ष भाषण के लिए हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी डॉक्टर शाजू वर्गीस सर को आमंत्रित करती हूँ। Okay, good afternoon one and all. A respected resource person of the day, Balendu Sharma ji, Head of the Department of Hindi, St. Peter's College, Kolancheri, Dr. Meena KK, Coordinator of this program, Dr. Sindhu TA, other teachers of St. Peter's College, and other eminent persons, those who have joined this program, dear participants. Hindi department of our college is actually doing a lot of work for the upliftment of Hindi language and literature. This webinar is also a greatest one in this area, no doubt. I am not taking too much time for this time. I am giving you all the best for this seminar and congratulations for the organizers of this webinar also. धन्यवाद सर। अब मुख्य भाषण का समय है। आज का विषय है हिंदी में तकनीक और कौशल विकास।
इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ बालेंदु शर्मा दादिच जी उपस्थित हैं। बालेंदु शर्मा दादिच जी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित वरिष्ठ प्रौद्योगिकीविद, लेखक और वक्ता है, जो डिजिटल तकनीकों के माध्यम से आज बेहतरी लाने, आम आदमी के दैनिक जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने और सच्चे तथा समग्र डिजिटल कायाकल्प को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं। श्री दादिच जी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में स्थानीय भाषाओं और सुगम्यता से संबंधित कार्यों का नेतृत्व करते हैं। आधुनिक डिजिटल तकनीकों के प्रयोग व प्रसार को बढ़ावा देने में तथा देने के I लिए am sure that it will be useful for all the बढ़ावा देने के लिए उन्हें महामहिम राष्ट्रपति के हाथों आत्माराम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त उन्हें केंद्र तथा राज्य सरकारों, वैश्विक संगठनों, तकनीकी संस्थानों तथा भाषाई संगठनों द्वारा 20 से अधिक अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अलंकृत किया जा चुका है। वे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी संस्थान के सदस्य भी हैं। वे माइक्रोसॉफ्ट में निदेशक, स्थानीय भाषाएं और सुगम्यता के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय भाषाई मुद्दों पर इस वैश्विक संस्थान के प्रवक्ता हैं। वे माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों और सेवाओं में भारतीय भाषाओं का समर्थन सुनिश्चित करने, उन्हें भारतीय परिवेश के अनुरूप ढालने, हमारी भाषाओं के अनुरूप तकनीकी युक्तियों के विकास को बढ़ावा देने तथा आम तकनीकी प्रयोक्ताओं को तकनीकी दृष्टि से सबल सक्षम बनाने में जुटे हैं। सुगम्यता और समावेशन के अभियानकर्ता के रूप में बालेंदु जी समाज, संगठनों, कार्य संस्कृति, प्रौद्योगिकी उत्पादों, डिजिटल संचार और परिवेश में समावेशन को बढ़ावा देने में लगे हैं। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी और सुगम्य तकनीकों पर केंद्रित उनके 5 हिंदी पुस्तकें हैं, जिसमें तकनीकी सुलझने और दिव्यांगों के लिए तकनीक काफी लोकप्रिय है। बालेंदु जी, अब मैं आपको तहे दिल से हमारे इस वेबिनार में स्वागत करती हुई मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी, सर्वप्रथम तो आज हमने भारत के एक बहुत बड़े रत्न को खो दिया है, भारत रत्न लता मंगेशकर जी। उनको आज भारत ने खो दिया है, तो सबसे पहले मैं उनको अपनी करबद्ध और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सेंट पीटर्स महाविद्यालय कोलंचेरी, एर्नाकुलम के इस कार्यक्रम में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस जी, विभागाध्यक्षा डॉक्टर वीना के, डॉक्टर सिंधु टीआई, आज के कार्यक्रम की एंकर ज्योति कृष्णन, श्री लक्ष्मी राधाकृष्णन, इंदु जी और अन्य सभी प्रतिभागीगण जो आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं जो बात आपके साथ में करना चाहता हूं वो जैसा कि पहले ही प्रकट किया जा चुका है, मैं बात करूंगा भारतीय भाषाओं में टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी की, और उसके साथ ही मैं बात करूंगा कौशल विकास की, यानी कि स्किलिंग। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं। टेक्नोलॉजी आज के जमाने में कौशल विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह रखती है। Knowledge of technology and skilling of technology is very important for us if we want to achieve something big in today's world. आप रोजगार हासिल करना चाहें या आप कोई उद्यम लगाना चाहें, हमारे लिए भाषा तो है ही है, भाषा के साथ साथ प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है इस पर मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। देखिए, भारत शिक्षा के मामले में काफी आगे है दुनिया में, और यदि हमारे यहाँ पर जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके नंबर्स पर, उनकी संख्या पर आप नजर डालेंगे तो सन 2016 के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें भारत में 7 करोड़ 80 लाख ग्रेजुएट थे। हमारी आबादी में, हमारी जनसंख्या में 7 करोड़ 80 लाख ग्रेजुएट्स हैं 2016 में।
हमारी तुलना जरा चीन से करें तो वहां पर 7,77,00,000 7.77 करोड़ ग्रेजुएट थे, यानी हम थोड़े से आगे थे ग्रेजुएट्स की संख्या के मामले में 2016 में। और अगर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में 6,74,00,000 ग्रेजुएट थे, यानी वो हमसे करीब 1 करोड़ पीछे था 2016 में। तो ये इससे एक बड़ी अच्छी तस्वीर निकलती है कि भारत में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रेजुएट्स वो लोग हैं जो सामान्य शिक्षा से आगे बढ़ते हैं, जिनको हम ये मान सकते हैं कि भारत की तरक्की में, भारत के विकास में योगदान देने वाली जो पॉपुलेशन है वो है जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नेशनल सैंपल सर्वे का एक सर्वेक्षण हुआ था 2018 में, उस पर ध्यान दो तो भारत में बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा थी। यानी एक तरफ तो ग्रेजुएट्स के मामले में हम दुनिया में पहले नंबर पर हैं, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में हमारे यहां पर इस समय 45 इयर्स की सबसे ज्यादा बेरोजगारी चल रही है, 6.1%, 6.1%। ऐसा क्यों? एक और बात है जिससे ये बात थोड़ी सी समझ में आएगी कि दुनिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। वो हर साल एक सर्वे कराता है जिसका नाम है मैन पावर टैलेंट शॉर्टेज सर्वे। उस सर्वे में वो बताते हैं कि दुनिया के कौन कौन से देशों में स्किलिंग की प्रॉब्लम है, स्किलिंग की समस्या है, कौशल विकास की समस्या है। तो भारत जो है वो दुनिया में उसमें चौथे नंबर पर चल रहा है जिनके यहां पर समस्या है, यानी नंबर 1 पर जो होगा वहां सबसे ज्यादा समस्या है, तो भारत नंबर 4 पर है पूरी दुनिया में। यानी आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर स्किलिंग के मामले में हम काफी पीछे हैं, जबकि हमारे यहाँ पर ग्रेजुएट्स के मामले में हम दुनिया में सबसे आगे हैं। और इसका एक मतलब ये है, ये जो सर्वे है ये इस बात को देखता है, ये सर्वेक्षण कंपनियों के बीच में सर्वे करता है, ऐसी कंपनियां जिनमें कम से कम 10 एम्प्लॉइज हैं, 10 कर्मचारी कम से कम हैं, उनके बीच में सर्वे किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपको अपनी नौकरियों के लिए सही उम्मीदवार मिल रहे हैं या नहीं। आर यू एबल टू रीच आउट टू द राइट सेट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर जॉब्स और नॉट, ये सर्वे किया जाता है। दिस इज द सर्वे। तो उन्होंने जो रिस्पॉन्स देती है उससे ये सर्वे के रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें इंडिया, भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है, वेयर देयर इज अ क्राइसिस इन स्किलिंग। तो दोनों के बीच में एक डिस्कनेक्ट है। एक तरफ तो हम सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी कंपनियां कह रही है कि हमको सही एम्प्लॉइज नहीं मिल रहे, हमारे यहाँ पर जॉब्स खाली रह जाते हैं, हमारे यहाँ नौकरियां खाली पड़ी रह जाती हैं। तो ये डिस्कनेक्ट क्यों है? डिमांड और सप्लाई दोनों के बीच में एक डिस्कनेक्ट है। डिमांड है लेकिन सही लोग नहीं है, सही सप्लाई नहीं हो रही। तो वो क्या डिस्कनेक्ट है? मैं इस व्याख्यान में बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अंग्रेजी के शब्द बीच बीच में बोलने पर थोड़ी ज्यादा बेहतर अभिव्यक्ति मैं कर सकूं, आपके लिए समझने में दिक्कत ना हो। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत क्लिष्ट हिंदी बोलने पर उनको कोई दिक्कत आए, इसलिए बीच बीच में मैं 1-2 शब्द अंग्रेजी के जानबूझकर बोल रहा हूं। कृपया उसको उस रूप में ना ले कि ये अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं, मैं जानबूझकर बोल रहा हूं ताकि बेहतर ढंग से मैं अपनी बात कह पाऊंगा, क्योंकि आप अधिकांश लोग दक्षिण भारत से हैं। तो मैं जो कह रहा था कि दोनों के बीच में डिस्कनेक्ट है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट पैदा करता है, लेकिन हमारी यहाँ की कंपनियां कह रही है कि हमको कैंडिडेट्स नहीं मिलते। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास ग्रेजुएट्स तो हैं, लेकिन उसमें 2 समस्याएं हैं, 2 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली समस्या ये है कि जो डिमांड आ रही है वो स्टेम से आ रही है, STEM, और उस क्षेत्र में हमारे पास ग्रेजुएट्स कम है, बहुत कम है। स्टेम का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी,
इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो स्टेम के क्षेत्र में हमारे पास में ग्रेजुएट्स की संख्या कम है। एक दिक्कत तो हमारे पास ये है। और दूसरी दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पर स्किलिंग नहीं हो रही। बच्चे जो हैं वो अपने आप को स्किल नहीं कर रहे। तो ये दो बड़ी समस्याएं हैं और इसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट आ रहा है, क्योंकि जो नौकरियां निकल रही है वो विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा निकल रही है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा निकल रही है, गणित और इंजीनियरिंग में ज्यादा निकल रही है, लेकिन वहां पर हमारे पास लोग नहीं है। तो वो जो आंकड़ा मैं जो आपको फिगर बता रहा था उसी को दूसरे रूप में देखते हैं कि भारत में जितने ग्रेजुएट्स हैं उनमें से सिर्फ 26%, 26% ऐसे हैं जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से आते हैं। ओनली 26%। बाकी 74% ऐसे हैं जो दूसरे विषयों से आते हैं। अब इसकी तुलना जरा आप उन देशों से करो जो आगे बढ़ गए। वो कौन से देश हैं? उदाहरण के तौर पर चीन हमारे आसपास में है। चीन में ये संख्या 41% है। वहां पर जितने ग्रेजुएट्स हैं उनमें से 41% साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से आते हैं। और आप देख सकते हैं कि तरक्की की दौड़ में चीन आगे निकल रहा है दुनिया में। तो ये एक बड़ी बात है जिससे ये पता चलता है कि कौन सा देश आगे बढ़ रहा है, कौन सा नहीं बढ़ रहा है। अब जरा चीन की तुलना हम जापान से करते हैं। जापान और चीन दोनों देशों के बीच सन 2000 में साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में 3000 के करीब ग्रेजुएट थे 2000 में। इन ईयर 2000 जापान एज वेल एज चीन दे बोथ हैड अराउंड 3 लाख ग्रेजुएट्स। लेकिन 2015 में क्या स्थिति हुई? चीन में जो ग्रेजुएट्स थे साइंस और टेक्नोलॉजी के, उनका नंबर बढ़ के 16 लाख हो गया और जापान में जो संख्या थी वो 3 लाख ही रही। तो जापान में ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रेजुएट्स जो साइंस टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ रही, जबकि चीन में बढ़ रही है। और उसी को आप आज की इकोनॉमी में देखिए तो आपको पता चलेगा कौन सा देश बढ़ रहा है और कौन सा रुका हुआ है। तो आप रिलेट कर सकते हैं, आप इन चीजों को जोड़कर देख सकते हैं कि जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, मैन्युफैक्चरिंग आदि की पढ़ाई होती है, वो देश आज आगे निकल रहे हैं। तो उससे क्या हमें पता चलता है, क्या स्पष्ट होता है कि हमें भी इन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हम आज 26% पर हैं, लेकिन हमें 26% की बजाय आगे जाना पड़ेगा। हमें अगर चीन से आगे निकलना है तो अपना आंकड़ा 41% से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जो चीन का आंकड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें ज्यादा जटिल ना लग रही हो, लेकिन ये बताना जरूरी है क्योंकि आज मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो स्किलिंग के बारे में बात कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी एंड स्किलिंग। अब मैं अपनी स्क्रीन भी आपके साथ में शेयर करूंगा और उसके बाद कुछ बातें मैं आपको हम बात करते चलेंगे और देखते चलेंगे अपनी स्क्रीन को भी। इससे पहले कि हम स्किलिंग के बारे में बात करें और जो नई संभावनाएं निकल रही है उनके बारे में बात करें, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारी भाषाओं में टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंची है। क्योंकि टेक्नोलॉजी आज तरक्की का एक बड़ा जरिया है। मेरी एक कविता है जिसमें 2 पंक्तियां इस प्रकार से हैं। यह है तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया, जो इनके साथ चल पाएगी तो हिंदी बढ़ेगी। अगर हम टेक्नोलॉजी, बिजनेस और साइंस के साथ नहीं चल पाएंगे तो हमारी भाषा भी नहीं बढ़ सकती है और हमारा देश भी नहीं बढ़ सकता है। और ये बात सिर्फ हिंदी के संदर्भ में नहीं है, ये मलयालम के संदर्भ में भी है, ये कन्नड़ा के संदर्भ में भी है, ये तमिल तेलुगु के संदर्भ में भी है और ये अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में भी है। हमारी सारी भाषाओं को टेक्नोलॉजी के साथ में तालमेल बनाकर चलना है। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारी भाषाएं आगे बढ़ेंगी। यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो भाषाओं के सामने चुनौतियां आएंगी, क्योंकि नए जमाने की जो हकीकत है, जो रियलिटीज ऑफ द न्यू एज है, न्यू वर्ल्ड है, वो अलग है, वो कल से अलग है। तो टेक्नोलॉजी में क्या कुछ हुआ है,
आपने सुना होगा, अक्सर हम में से ज्यादातर लोग ये बात कहते हैं कि आज हिंदी में वो सब कुछ किया जा सकता है जो अंग्रेजी में किया जा सकता है। और यही बात मैं मलयालम के बारे में भी कह सकता हूं, मैं कन्नड़ा और तमिल के बारे में भी कह सकता हूं। हमारी भारतीय भाषाओं में, ज्यादातर भारतीय भाषाओं में, या कम से कम 1 दर्जन भारतीय भाषाओं में तो वह सब करना संभव है जो आप अंग्रेजी में कर सकते हैं। और वो क्या है जो आप अंग्रेजी में कर सकते हैं? वो ये है कि आपको कंप्यूटर पर काम करते हुए भाषा की बाधा नहीं आनी चाहिए। लैंग्वेज शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इफ यू वांट टू डू एनीथिंग ऑन अ कंप्यूटर और अ मोबाइल फोन और इंटरनेट। अगर आप कोई नया उद्यम खड़ा करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी आपको रोकनी नहीं चाहिए, और आपकी भाषा भी आपको रोकनी नहीं चाहिए, और वो नहीं रोकती। आज हमारी भाषाओं में वो सब कुछ आ गया है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी भाषा हमको तरक्की करने से नहीं रोकती। कम से कम टेक्नोलॉजी और कारोबार के क्षेत्र में वो हमारी बाधा नहीं है, वो हमारी मजबूती है। बुनियादी तौर पर क्या कुछ हुआ है इन भाषाओं में तकनीक के क्षेत्र में, आइए उसको समझते हैं। और ये समझना इसलिए जरूरी है कि अगर हम ये समझ जाएंगे कि टेक्नोलॉजी हमको रोकती नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, तो फिर हम स्किलिंग की तरफ जाएंगे, कौशल विकास की तरफ जाएंगे, हम स्टेम की तरफ जाएंगे, और इस प्रकार से हम अपने देश की तरक्की में योगदान दे सकेंगे। तो हमको ये आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी भाषाएं तो सक्षम है टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। तो क्या बड़े बदलाव आए हैं? पहला बड़ा बदलाव ये है जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, पाठ प्रदर्शन, डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट। आज आप अपनी भाषा में अपने कंप्यूटर पर टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। कोई भी मैसेज आता है उसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। कोई व्यक्ति आपको किसी भी भाषा में, किसी भी भारतीय भाषा में कोई व्हाट्सएप पर संदेश भेजता है तो आप पढ़ पाते हैं। आपको उसका फॉन्ट कहीं से डाउनलोड नहीं करना पड़ा। आपको विंडोज पर कोई फाइल भेज देता है बांग्ला में लिखी हुई, तो आप केरल में बैठे हुए बांग्ला भाषा में वो फाइल पढ़ पाएंगे, भले ही आपके पास बांग्ला का फॉन्ट नहीं है। आप उसको अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे, आप प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो कितना बड़ा बदलाव है आप याद कीजिए। पिछले जमाने में क्या होता था, हम जगह जगह से फॉन्ट ढूंढा करते थे कि ये फॉन्ट हमें कहां से मिलेगा जिसमें मेरे पास में ये फाइल आई है। आज वो सब कुछ नहीं है। आज यदि आपके कंप्यूटर में कोई भी फॉन्ट ना हो उस भाषा का, तब भी आप उसको पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर में यूनिकोड है। यूनिकोड एक ऐसी तकनीक मान लीजिए जिसको एनकोडिंग बोलते हैं हम लोग। यूनिकोड के आने के बाद कंप्यूटरों में दुनिया की 159 लैंग्वेजेस सक्षम हो गई है। यानी आपका कंप्यूटर अब 159 लैंग्वेजेस को पहचानता है। जब कोई व्यक्ति आपके पास में एक फाइल भेजता है बांग्ला भाषा में, तो कंप्यूटर जानता है कि ये बांग्ला भाषा में आई है, और वो अपने पास से बांग्ला का फॉन्ट जो यूनिकोड में मौजूद होता है उसको यूज करके आपको दिखा देता है। कंप्यूटर जानता है कि ये फाइल बांग्ला में है, कंप्यूटर जानता है कि ये मलयालम की फाइल है, कंप्यूटर जानता है कि ये जो मैसेज चैट में आया है, ये मैसेज तेलुगु में आया है या कन्नड़ में आया। कंप्यूटर जानता है और आपको अपने आप दिखा देता है, आपको फॉन्ट भी ढूंढना नहीं पड़ता। अगर आप विंडोज 10 का प्रयोग कर रहे हैं, विंडोज 11 का प्रयोग कर रहे हैं, या आप एंड्रॉइड पर आधुनिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, आधुनिक एंड्रॉइड के वर्जन का प्रयोग कर रहे हैं, या आप आईफोन का प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी तकनीकी या डिजिटल उपकरण हैं, उनमें यदि आप नए उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, नए ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें यह क्षमता पहले से ही मौजूद है कि वो आपकी भाषा को पहचानते हैं, आपके लिए रास्ता आसान कर देते हैं। तो ये पहला बड़ा बदलाव आया। यू डोंट नीड टू फाइंड अ फॉन्ट टू बी एबल टू रीड योर फाइल, जरूरत ही नहीं है आपको। दूसरी बात, कभी आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में यूनिकोड की फाइलें हमारे पास कोई भेजता था तो वो क्वेश्चन मार्क दिखाई देते थे, या बॉक्स दिखाई देते थे उस फाइल में। हम पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि बॉक्स ही बॉक्स है, उसमें कैसे पढ़ें। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपको कोई भेजता है तो आप उसको पढ़ पाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में ही वो क्षमता मौजूद है आपकी भाषा की। अब जब आप अपने कंप्यूटर में भाषा अगर जोड़ना चाहते हैं, अपनी भाषा जोड़ना चाहते हैं, तो वो भी बहुत आसान हो गया है। उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना होता, कुछ भी डाउनलोड नहीं करना पड़ता, कहीं कुछ ढूंढना नहीं पड़ता।
आप सेटिंग्स में जाते हो, वहां जाके आप ऐड ए लैंग्वेज पर क्लिक करते हो, एक बटन है ऐड ए लैंग्वेज, उस पर क्लिक करते हो, लैंग्वेज की लिस्ट आ जाती है भाषाओं की, और उसमें से अपनी भाषा चुन लेते हो और वो भाषा आपके कंप्यूटर में आ जाती है। बस इतना आसान है विंडोज में मलयालम को जोड़ना या हिंदी को जोड़ना। और जब आप ऐसा करते हो तो उससे जुड़ी हुई, उस भाषा से जुड़ी हुई सारी चीजें अपने आप आपके कंप्यूटर में आ जाती है। वो कौन सी चीजें हैं? जैसे उसके फॉन्ट अपने आप आ जाते हैं आपके कंप्यूटर में, उसमें टाइपिंग करने की फैसिलिटी अपने आप आ जाती है, उसमें आप चाहें तो उसमें हमारे जो अक्षर होते हैं भारतीय भाषाओं के, ये अक्षर अंग्रेजी की तुलना में अलग ढंग से चलते हैं। हमारी भाषाएं लीनियर नहीं है। अंग्रेजी की जो लिपि है, जिसको हम रोमन कहते हैं या लैटिन कैरेक्टर्स कहते हैं, वो लीनियर है, वन आफ्टर द अदर। जब आप टाइप करते हैं या लिखते हैं तो अंग्रेजी में पहले एक अक्षर आप लिखते हैं, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, सब एक लाइन में चलते हैं। लेकिन हिंदी में और मलयालम में और दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं है। भारतीय भाषाओं में हमारे यहाँ पर कई सिंबल अक्षर के नीचे आ जाते हैं, जैसे मात्राएं, ऊ की मात्रा। कई हमारे सिंबल ऊपर चले जाते हैं, जैसे रेफ, जैसे आप शर्मा लिखते हैं तो ऊपर रेफ आ जाता है, ऐसे रेफ। तो हमारी भाषा अलग है। हमारे यहाँ पर जब छोटी की मात्रा लगाते हैं तो अक्षर के पहले लगती है। जब आप विशेष लिखते हैं तो मात्रा वह से पहले लिखी जा रही है, छोटी की मात्रा। जबकि आप मान लीजिए वीणा लिखते हैं तो वह के बाद में बड़ी की मात्रा आ रही है। हमारे यहाँ कई तरह के अलग नियम है। दिस इज नॉट अ लीनियर लैंग्वेज, दिस इज नॉट अ लीनियर स्क्रिप्ट। देवनागरी एक लीनियर स्क्रिप्ट नहीं है। लीनियर का मतलब एक लाइन में चलने वाली हो, एक लाइन में चलने वाली लिपि नहीं है। हमारी लिपि विशिष्ट है, स्पेशल है, जिसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं साइड में हम कई प्रकार की चीजें इस्तेमाल करते हैं। जैसे नुक्ता हम नीचे बाईं तरफ लगाते हैं, लेफ्ट साइड में लगाते हैं। तो अंग्रेजी में और हिंदी में फर्क है, अंग्रेजी और मलयालम में भी फर्क है। तो इसके लिए हमें कुछ विशेष सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और जब आप मलयालम को एक्टिव करते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो सिस्टम भी आ जाता है आपके कंप्यूटर में अपने आप। यानी कि जो कुछ आपको चाहिए वो सारी चीजें जैसे ही आपने मलयालम को टिक किया, सब कुछ अपने आप आपके कंप्यूटर में आ जाता है। आपको कुछ भी उसके बाद ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये पहली बड़ी बात हुई है हमारी भाषाओं में। दूसरा, पाठ इनपुट और संग्रहण। इसको आप ये समझिए टेक्स्ट इनपुट एंड स्टोरेज। टेक्स्ट इनपुट का मतलब क्या है? टाइप करना। आज आप अपने कंप्यूटर में आराम से अपनी भाषा में टाइप कर पाते हैं, अपने मोबाइल फोन में आराम से टाइप कर पाते हैं। यहां तो आप देख रहे थे डिस्प्ले, और यहां आ गया टेक्स्ट इनपुट, टाइप करना। और संग्रहण यानी कि स्टोर करना। अगर आपने कोई फाइल बनाई किसी भी भारतीय भाषा में तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भेज भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि आप एक ही पेज पर एक से ज्यादा भारतीय भाषाओं में काम कर सकते हैं। सिंगल पेज में आप मलयालम में कुछ टेक्स्ट लिखिए, थोड़ा हिंदी में लिखिए, थोड़ा तेलुगु में लिखिए, थोड़ा पंजाबी में लिखिए, सब आराम से दे कैन कोएग्जिस्ट। एक ही फाइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स, डिफरेंट इंडियन स्क्रिप्ट्स कैन कोएग्जिस्ट इन अ सिंगल पेज। तो ये एक अद्भुत चीज है जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। टेक्स्ट इनपुट हैज बिकम वेरी इजी। अब एक भाषा में काम करने के लिए कई तरह से आप टाइप कर सकते हैं। मल्टीपल वेज ऑफ टाइपिंग वो भी उपलब्ध है। जैसे आप हिंदी में अगर काम करना चाहेंगे तो इंस्क्रिप्ट, एक टेक्स्ट, एक कीबोर्ड लेआउट आता है जिसका नाम है इंस्क्रिप्ट, वो अपने आप आ जाता है क्योंकि वो डिफॉल्ट है। लेकिन आप चाहें तो दूसरे कीबोर्ड लेआउट भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, जैसे कि फोनेटिक, वो भी आपके विंडोज में मौजूद है। तो आप उसका भी इस्तेमाल करते हुए रोमन में लिखेंगे और वो इंग्लिश से हिंदी में बदलता चला जाएगा। रोमन में टाइप करेंगे लेकिन वो देवनागरी में बदलता चला जाएगा। जैसे आपने लिखा कोलेंचेरी तो आपने रोमन में लिखा, इंग्लिश में लिखा KOLENCHERRY, और वो अपने आप बदलकर देवनागरी में बन गया कोलेंचेरी। तो हिंदी में काम करने के एक से ज्यादा तरीके आ गए हैं। यू कैन टाइप इन सो मेनी डिफरेंट वेज इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो ये एक बड़ा काम हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ा। तीसरा यहां पर देखिए स्थानीयकरण। स्थानीयकरण का मतलब क्या है? स्थानीयकरण का मतलब है लोकलाइजेशन। व्हाट इज लोकलाइजेशन? Localization is the ability to convert
योर सॉफ्टवेयर टू सूट योर रिक्वायरमेंट्स, योर लोकल रिक्वायरमेंट्स। मतलब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अपनी भाषा में कैसे ढालें, वो है लोकलाइजेशन। सरल शब्दों में कहेंगे कि अगर आप MS वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पर आप देखते हो सब जगह अंग्रेजी में लिखा हुआ आ रहा है, फाइल, एडिट, व्यू, रिव्यू, सब कुछ अंग्रेजी में है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं और वो आपको सारा मलयालम में दिखाई देगा या वो आपको तमिल में दिखाई देगा। दैट इज लोकलाइजेशन। यू कैन कन्वर्ट द एंटायर लुक एंड फील इनटू योर ओन लैंग्वेज। उसका चेहरा मोहरा सब कुछ बदल सकते हैं, आपकी अपनी भाषा में दिखाई देने लगेगा, विच इज कॉल्ड लोकलाइजेशन। आप चाहें तो विंडोज को पूरी तरह से अपनी लैंग्वेज में ला सकते हैं, अपनी भाषा में, और वो भी बहुत आसान है, जो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद भाषा उपयोगिताएं, लैंग्वेज यूटिलिटीज। जैसे आप अंग्रेजी में स्पेलिंग को चेक करते हैं, वैसे अब आप हिंदी में भी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और बहुत सारी दूसरी भाषाओं में भी, शायद मलयालम में भी आप कर सकते हैं। तो स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, थिसॉरस देख सकते हैं, समानार्थक आदि देख सकते हैं। उसके बाद आप ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, विलोम देख सकते हैं, अपोजिट्स देख सकते हैं, मतलब एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स वो देख सकते हैं अपनी भाषा में। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब आप जरा सोचिए कि फिर कहाँ कमी रही। सब कुछ तो आप कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूरा विंडोज भी बदल सकते हैं आप। विंडोज विल अपीयर लाइक इट इज अ मलयालम प्रोडक्ट मेड बाय सम मलयालम डेवलपर, डेवलप्ड बाय सम मलयालम डेवलपर। पूरी तरह से मलयालम में दिखाई देगा या हिंदी में दिखाई देगा। जब इतना कुछ बदलाव आ गया तो रुकावट कहाँ है? अगर थोड़ी बहुत रुकावट आपको लगती भी हो तो वो यहाँ देखिए सबसे नीचे, हर दिन AI, एवरीडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ गई है हमारे जीवन में, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जो कुछ बची खुची दिक्कतें थी हमारी लैंग्वेजेस में, हमारी भाषाओं में, वो भी दूर हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो अब सीख भी सकती है, अपने आप को बदल भी सकती है। उसके पास ये क्षमता आ गई है कि वो इट कैन नाउ लर्न फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों से सीखकर अपने आप को बेहतर बना लेती है टेक्नोलॉजी। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करते हो। जैसे मान लीजिए हमने कोई अनुवाद किया और वो अनुवाद अच्छा नहीं आया, मशीन अनुवाद, और हमने अच्छा नहीं आया तो उसको हमने संशोधित किया, उसको हमने करेक्ट किया तो टेक्नोलॉजी इसको ऑब्जर्व कर रही है, वो देख रही है। पीछे मशीन जो अनुवाद की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं यूजर, ये बदल रहे हैं भाई, इनको पसंद नहीं आया मेरा ट्रांसलेशन। तो वो ध्यान देती कि अच्छा इन्होंने क्या किया, और देखती है अच्छा इन्होंने ये बदलाव किया, ये चेंज किया इन्होंने, और वो फिर उसको सीख जाती है। और फिर जब अगली बार आप इस्तेमाल करेंगे, अगली बार या उससे अगली बार या थोड़े समय के बाद में, तो ये जो नॉलेज उसने अर्जित किया वो बदल जाएगा और वो अच्छा बेटर ट्रांसलेशन देने लग जाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी टू लर्न एंड मॉडिफाई इटसेल्फ। उसका भी फायदा हमारी भाषाओं को मिल रहा है। 3 बड़े काम हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत हमारी भाषाओं में। पहला हो रहा है स्पीच से जुड़ा हुआ, बोलने से जुड़ा हुआ। आप डिक्टेशन कर सकते हैं, आप बोलकर टाइप कर सकते हैं आज, और जो आप लिखते हैं उसको कंप्यूटर बोलकर सुना देता है। सो दैट इज वन थिंग, स्पीच। पहला बड़ा काम जो हुआ है वो बोलने से जुड़ा हुआ है, ध्वनि से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं स्पीच सिंथेसिस। तो ये पहला बड़ा काम हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। दूसरा बड़ा काम हुआ है ट्रांसलेशन। आप कंप्यूटर में या इंटरनेट पर जाकर अपना टेक्स्ट डालते हैं और वो ट्रांसलेट हो जाता है। 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस का टेक्स्ट 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो जाता है। मतलब आप इसको दोनों को अगर आप गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 100 गुणा 100, 1 लाख से भी ज्यादा। मेरे ख्याल से 100 गुणा 100 है ना, ये तो कितना हुआ? 10,000 लैंग्वेज पेयर्स हो गए आपके। तो इतनी भाषाओं में आपस में अनुवाद होने लगा है। मतलब आप चाहे तो मलयालम से फ्रेंच में अनुवाद कर सकते हैं,
या फिर हिब्रू लैंग्वेज से आप मलयालम में अनुवाद कर सकते हैं। ऐसे 10,000 पेयर है लैंग्वेजेस के, उससे भी ज्यादा इतने डेवलप किए जा चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत, और उसकी वजह से हमारी भाषाएं करीब आ रही हैं। अब आप फ्रांस का लिटरेचर अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, और मलयालम का जो साहित्य है उसको कोई व्यक्ति थाईलैंड में पढ़ सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी भाषाओं को करीब ला रही है, इनको एक दूसरे के निकट ला रही है, और हम दूसरों से सीख सकते हैं और अपने साहित्य को और अपने लिटरेचर को और अपने अनुभवों को दूसरों को दे सकते हैं। और हमारे डेली की जो लाइफ है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, उसमें भी हम ट्रांसलेशन का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी पत्रिकाओं के लिए, हमारे अखबारों के लिए, हमारे दफ्तर के कामकाज के लिए हम मशीन अनुवाद का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा काम जो हुआ है, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भाषाओं से जुड़े हुए 2 काम मैंने बताए। पहला स्पीच से जुड़ा हुआ है, दूसरा ट्रांसलेशन और लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, और तीसरा जो है वो कंप्यूटर विजन, आपकी आंखों से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर भी आज देख सकता है, वो चीजों को, चित्रों को पहचान लेता है आज कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर की दृष्टि। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप कोई फाइल, मान लीजिए कोई किताब आपके पास में है, उसको आप स्कैन करते हैं और वो टाइप किए हुए टेक्स्ट में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि कंप्यूटर कैन नाउ सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। OCR का नाम आपने सुना होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आते हैं जो यही काम करते हैं। आप किसी किताब का फोटो लेते हैं और वो उसको टाइप किए हुए टेक्स्ट में बदल देते हैं, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स कंप्यूटर विजन, इसमें कंप्यूटर की दृष्टि शामिल है। तो ये सारे बदलाव हो रहे हैं। तो इन सब की वजह से टेक्नोलॉजी हमारी भाषाओं को मजबूत बना रही है। ये बड़ा काम हुआ है हमारी भाषाओं में तकनीक की वजह से, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अब ऐसी कोई रुकावट नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें या ये माने कि तकनीक हमारा रास्ता रोकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तकनीक हमारा रास्ता नहीं रोकती, वो हमारी भाषाओं को मजबूत बनाती है और भाषाओं को करीब भी ला रही है। लेकिन जरूरी है कि जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी से जोड़कर चलेंगे वो आगे बढ़ेंगे, और जो नहीं जोड़ेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके लिए दिक्कतें आएंगी। तो एक वीडियो देखते हैं जो इसी बात को बताता है कि टेक्नोलॉजी में आप सब कुछ अपनी भाषा में कर सकते हैं। जो पहला शब्द कहा तुमने इस भाषा में कहा। आपको आवाज सुनाई दी क्या ये वाली? जी हाँ सर, प्रॉपर आवाज आ रही है। धन्यवाद। दोबारा चलाता हूं मैं। जो पहला शब्द कहा तुमने इस भाषा में कहा। इस भाषा में सुनी तुमने दादी माँ से कहानी। इसको मैं एक मिनट हटा दूं, ये इसकी वजह से पढ़ नहीं पाएंगे आप। दोबारा चलाता हूँ। एक था राजा, एक थी रानी। जो पहला शब्द कहा तुमने इस भाषा में कहा। इस भाषा में सुनी तुमने दादी माँ से कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। फिर होते चले गए तुम इस भाषा में शब्द नए नए, कुछ हवा से तेज, कुछ बादलों से हल्की। इस भाषा से तुमने खेलना सीखा, शब्दों को टटोलना सीखा। शब्द थे वही, पर मतलब बदला सोचने का ढंग। ये भाषा जो है तुम्हारे अपनों की भाषा, तुम्हारे सपनों की भाषा, दिल की भाषा और दिमाग की भाषा, आज की भाषा, आने वाले कल की भाषा। तो क्यों ना हो टेक्नोलॉजी का साथ भी इसी भाषा में। जी, तो प्रश्न ये है कि क्यों ना हो टेक्नोलॉजी का साथ भी हमारी भाषा में, और बिल्कुल टेक्नोलॉजी हमारी भाषाओं के साथ है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 बुनियादी चीजें दिखाना चाहूंगा जिनका जिक्र मैंने आपसे किया था। पहली बात, भाषा को सक्रिय कैसे किया जाता है। उसके लिए मैं आपको ले चलूंगा मेरी स्क्रीन पर, और यहाँ पर जो आपको टास्क बार में सर्च का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें आपको टाइप करना है लैंग्वेज। आपको टाइप करना है यहाँ पर लैंग्वेज, अंग्रेजी में ही कर दीजिएगा लैंग्वेज। जैसे ही आप टाइप करने लगते हैं, यहाँ पर आ गया लैंग्वेज सेटिंग्स। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा, और इस पेज में यहाँ पर बटन आ रहा है ऐड ए लैंग्वेज। आपके कंप्यूटर में दुनिया की किसी भी भाषा को आप जोड़ सकते हैं अगर आप इस पर क्लिक करते हैं। इतना आसान है किसी भी भाषा को जोड़ना। मैं यहाँ क्लिक करता हूं।
और यहाँ देखिए भाषाओं की सूची आ गई है। इस सूची में जो भाषा भी आप चुनना चाहें उसको चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं नीचे जाता हूं तो ये अल्फाबेटिकल है, इसमें आप एम पर जाएंगे तो आपको मलयालम मिल जाएगी। हिंदी मैंने पहले ही इंस्टॉल की हुई है, हिंदी भाषा को पहले ही जोड़ा हुआ है, तो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन आप यहाँ पर अल्फाबेटिकली अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मलयालम भाषा भी मिल जाएगी। या आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ टाइप करना है। जैसे आपने MALA लिखा और यहाँ पर देखिए मलयालम ये आ गई है। आप मलयालम पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट बटन दबा दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है कि टाइपिंग के साथ साथ आप लैंग्वेज पैक भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लैंग्वेज पैक का मतलब क्या है? अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं और अगर यहाँ पर आप लिख देते हैं सेट माई विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज, अगर आप यहाँ क्लिक कर देते हैं तो अगली बार जब विंडोज खुलेगा तो सब कुछ मलयालम में होगा, उसमें सारे मैसेज मलयालम। बालेंदु जी आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा मैं दोबारा करता हूँ। हाँ आप ही दिख रहे हो। पहले तो दिख रहा था ना? हाँ पहले दिख रहा था जी, मैं दोबारा शेयर करता हूँ एक बार रुक कर। हाँ जी, कभी कभी गूगल में ये दिक्कत आती है जी। हमारे लिए तो ये सही है, दिख रहा है, छोटे स्क्रीन में दिख रहा है। छोटे स्क्रीन में मैं दोबारा करता हूँ एक बार। अब मुझे आप बताइएगा अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब आपको दिखाई दे रहा है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ठीक है, अब ठीक है। धन्यवाद। तो मैं इसको दोहरा देता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे आया। सबसे पहले मैं आपको डेस्कटॉप पर ले चलता हूँ। ये मेरा डेस्कटॉप है और ये मेरा नीचे टास्क बार है जो नीचे आपको दिखाई दे रही है। इस टास्क बार में सबसे बाईं तरफ सर्च बटन होता है, सर्च बॉक्स होता है, आप जानते ही हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है लैंग्वेज। लैंग्वेज जब आप लैंग्वेज टाइप करते हैं तो ये अपने आप ये सारी चीजें लिखी हुई आ जाती है। उनमें यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग्स आ रहा है, आप इस पर क्लिक लैंग्वेज सेटिंग्स पर तो ये पेज खुलता है और यहाँ पर ये बटन है ऐड ए लैंग्वेज। बस इस बटन को आपको दबाना है तो सारी लैंग्वेजेस की, सारी भाषाओं की सूची यहाँ पर आ गई। इसमें से जो भी भाषा आपको इस्तेमाल करनी है, जिस भाषा को भी अपने कंप्यूटर में जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मलयालम जोड़नी है, मैंने यहाँ पे लिखा MALA वाई मैंने लिखा और ये मुझे इसने सर्च करके बता दिया कि ये रही मलयालम। आप मलयालम जोड़ना चाहते हैं तो मैंने इसको चूज कर लिया, चुन लिया और नेक्स्ट बटन दबा दिया। और नेक्स्ट बटन दबाने के बाद ये कह रहा है कि इसमें आप चाहें तो इसको डिफॉल्ट लैंग्वेज भी बना सकते हैं विंडोज की, यानी आपका पूरा विंडोज जो है मलयालम में दिखाई देगा। आप चाहते हैं क्या ऐसा? अगर आप चाहते हैं तो यहाँ टिक कर दीजिए। तो अगली बार जब आप ये करके अगली बार आएंगे तो आपका पूरा विंडोज में ये जो कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर लैंग्वेज, होम, ये सब कुछ मलयालम में होगा। अगर आपने यहाँ हिंदी चुनी तो सब कुछ हिंदी में होगा। अगर आपने ये टिक किया है तो, अगर टिक नहीं किया तो भाषा आपके कंप्यूटर में आ जाएगी, लेकिन दिखेगा सब अंग्रेजी में ही, लेकिन आप काम कर पाएंगे मलयालम में भी। ये दो चीजें हैं। अगर आप लैंग्वेज पैक इंस्टॉल करते हैं तो टाइपिंग की कैपेबिलिटी आपके कंप्यूटर में अपने आप आ जाती है। बेसिक टाइपिंग जो यहाँ लिखा हुआ है, फॉन्ट अपने आप आ जाते हैं और आप चाहें तो पूरा का पूरा विंडोज भी मलयालम में लोकलाइज कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। तो वो हम फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन हम लैंग्वेज पैक को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल मैंने बटन दबाया और ये इंस्टॉल होने लग गया यहाँ पर। अब जब ये इंस्टॉल हो रहा है तो ये यहाँ पर दिखाई देता है आपके विंडोज में, नीचे यहाँ पर दिखाई देता है एक मेन्यू खुल जाता है जो दिखा रहा है कि इसमें मलयालम भाषा का कीबोर्ड आपने जोड़ा है। ऐसे ही अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर पंजाबी भाषा जोड़ी तो यहाँ पंजाबी भी आ जाएगा। आपने बंगला जोड़ी तो बंगला, तमिल जोड़ी तो तमिल भी यहाँ पर आ जाएगा। सारे आप जोड़ते चले जाइए, जितनी भाषाएं आपको जोड़नी है। इतना आसान है, इसमें मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता। अब देखिए मलयालम मेरे कंप्यूटर में आ गई। मुझे मलयालम में टाइपिंग करना नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं। तो एक तो भाषा को लाना इतना आसान है। अगर आप इसमें कुछ भी टाइपिंग करना चाहें तो अब आप MS वर्ड में जाइए या आप इंटरनेट पर जाइए, कहीं भी आप जाए हैं, आप कहीं भी जाएंगे वहां पर आप मलयालम में काम करना शुरू कर सकते हैं। देखिए इस बीच मैंने क्या किया कि मैंने हिंदी में इसको लोकलाइज कर दिया है मेरे ऑफिस को, तो आपको सब कुछ हिंदी में दिखाई दे रहा है। फाइल, होम,
सम्मिलित करें, डिजाइन, लेआउट आदि सब कुछ हिंदी में है। इसको आप मलयालम में भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं लोकलाइजेशन। जो भी जहां भी आप देखेंगे सब हिंदी में आ रहा है, देखिए, यानी कोई रुकावट नहीं है ना। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए अंग्रेजी बिल्कुल भी ना जानता हो तब भी कंप्यूटर पर काम कर सकता है, क्योंकि सब कुछ तो उसकी भाषा में है। आपको वो दूसरी भाषा जानना जरूरी नहीं है, आपकी भाषा में सब कुछ उपलब्ध है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर मलयालम में कुछ टाइप करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं उस लिस्ट को देखूंगा, उस सूची को देखूंगा जो नीचे थी, यहाँ पर मलयालम चुन लूंगा और मैं टाइपिंग करना शुरू कर दूंगा। मुझे मलयालम में टाइप करना आता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ लिखा है। अगर आप इसको पढ़ के सुना सकें कोई तो बताइए, ये कुछ है इसमें या मुझे मलयालम आती नहीं है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने बस ऐसे ही उल्टा पुल्टा टाइप किया तो ये टाइप हो रहा है। यानी मलयालम में आ रहा है, लेकिन अक्षर आ रहे हैं मलयालम में। तो जो लोग जानते हैं मलयालम में टाइपिंग करना, वो टाइपिंग कर पाएंगे। तो इतना आसान है भारतीय भाषाओं में काम करना। अब एक से ज्यादा कीबोर्ड भी है हमारी भाषाओं में, जैसे अनेक भाषाओं में। जैसे आप हिंदी पर अगर जाएंगे और यहाँ ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे तो एक से ज्यादा कीबोर्ड के स्टाइल है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी ट्रेडिशनल, जो मैंने जोड़ा हुआ है, और दूसरा है हिंदी फोनेटिक। दो तरह के कीबोर्ड मैंने जोड़े हैं। अब आप कैसे जोड़ते हैं इनको वो भी दिखा देता हूँ। पहले आपने भाषा जोड़ी, जैसे मलयालम। आप मलयालम पर क्लिक करिए, इसी जगह पर आके मलयालम पर क्लिक कीजिए और ऑप्शंस पर क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा है, ऐड ए कीबोर्ड। पहले था ऐड ए लैंग्वेज, लेकिन यहाँ आते हैं तो आता है ऐड ए कीबोर्ड। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो मलयालम फोनेटिक, यानी मलयालम में फोनेटिक कीबोर्ड भी मौजूद है। मैंने मान लीजिए इसको जोड़ दिया और अब ये कीबोर्ड भी मेरे कंप्यूटर में अपने आप आ जाएगा। ये भी मेरे केरला और मैंने स्पेस दबाया तो शायद ये केरल आ जाना चाहिए। तो आ गया क्या? आप बताइए कृपया। हाँ, केरला। धन्यवाद। तो आप जो भी वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर वो सही नहीं है तो आप इनमें से चुन सकते हैं। बहुत सारे सुझाव यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी सही सुझाव है आप उसको चुन सकते हैं और इस प्रकार से आप अपनी भाषा में काम कर सकते हैं। तो हिंदी में काम करने के लिए भी आपने देखा कि दो कीबोर्ड हैं यहाँ पर। पहले ट्रेडिशनल कीबोर्ड लेआउट, जिसको बोलते हैं इंस्क्रिप्ट। आप उसमें बड़ी आसानी से और तेज रफ्तार से काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो बड़ी आसानी से यदि आपने सीखा है उसको तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ऐसे टाइप करना नहीं आता तो आप जाके फोनेटिक कीबोर्ड ले लीजिए और अंग्रेजी में टाइप कर लीजिए और वो अपने आप बदलता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अंग्रेजी में लिखा, मैंने लिखा, मैंने यहाँ से चुन लिया सेंट पीटर्स। तो पीटर्स अगर आता है सही तो मैं चुन लूंगा, नहीं तो फिर मैं नीचे जाके देख लूंगा। या जिस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं फोनेटिक का, जैसे आप ऐसे कर सकते हैं या अपना तरीका जो होता है टाइपिंग का, देखिए ऐसे करके आप, ये फोनेटिक तरीका है टाइप करने का। मैंने पीटर्स ऐसे लिखा और ये टाइप हो गया। तो ये अंग्रेजी से नहीं बदल रहा है, ये लिपियों को बदल रहा है। तो आप इस प्रकार से, और आपको अगर मान लीजिए कुछ भी बदलाव करना है, आप टुकड़ों में बांट कर टाइप कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। जैसे आपने कॉलन लिख के रुक गए, फिर उसके आगे ऐसे चेरी लिख दिया आपने, आप जैसे चाहे बदल सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि शुद्ध लिखने के लिए आप क्या तरीका लगाते हैं। लेकिन ये सब हमारी भाषाओं में मौजूद है, हिंदी में, मलयालम में और अन्य भाषाओं में अनेक तरीके मौजूद है। विंडोज के अंदर ही उन भाषाओं में टाइपिंग करने की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अंग्रेजी में जब
कुछ भी टाइप करते हैं तो आप स्पेलिंग चेक देख पाते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपने लिखा, मैं पहले इसको अंग्रेजी ले आता हूँ, यहाँ पर जाके आप जो भी भाषा चुनेंगे उसी में टाइप होना शुरू हो जाता है। चाहे आप वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे पावर पॉइंट का, या इंटरनेट पर आप जाके मेल टाइप कर रहे हो, कहीं भी आपको टाइप करना हो, आप अपने विंडोज में यहाँ पर लैंग्वेज को चुनिए और वहां टाइप करना शुरू कर दीजिए। ये वहां पर काम करता है, हर जगह काम करता है। तो मैंने यहाँ अंग्रेजी लिया और मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने गलत लिखा लोकसभा या लोकभा, मतलब मैं गलत लिख रहा हूं तो ये आ रहा है ना कि ये अशुद्ध है, तो आपको नीचे दिखाई दे रहा है स्पेलिंग चेक हो रही है यहाँ पर। लेकिन हिंदी में ऐसा होता है क्या? तो जी हाँ, हिंदी में भी होता है। जैसे मान लीजिए मैं यही बात हिंदी में लिखता हूँ, पहले हिंदी का मुझे कीबोर्ड लाना पड़ेगा। मैंने लोकसभा लिखा, लोकभा लिखा, तो दोनों में आ रहा है कि दोनों अशुद्ध है। लेकिन जैसे आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो ये शुद्ध है, इसलिए इसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं आ रही है। उसी तरह से हिंदी में भी जब आप लिखेंगे, सही शब्द लिखेंगे, तो उसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, यानी वो शुद्ध है। तो जो आप अंग्रेजी में कर सकते थे वो आपकी अपनी भाषा में भी कर सकते हैं। ज्यादातर चीजें जो आप दूसरी भाषाओं में कर सकते हैं, सब इन भाषाओं में, हमारी भाषाओं में भी कर सकते हैं। ये जो आपको यहाँ लेआउट दिखाई दे रहा है, या ये जो अभी मैंने आपको दिखाया स्पेलिंग चेक, ये कैसे आता है? इसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा समीक्षा में, जो कि आपके कंप्यूटर में रिव्यू लिखा हुआ आ रहा होगा। वर्ड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ रिव्यू लिखा होगा, रिव्यू। अभी तो मैंने इसको हिंदी में बदल दिया, इसलिए यहाँ समीक्षा लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में अंग्रेजी में ये सब है तो यहाँ पर रिव्यू लिखा हुआ होगा। आप यहाँ क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लैंग्वेज लिखा होगा, भाषा, लैंग्वेज। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ भाषा प्राथमिकताएं यानी कि लैंग्वेज प्रेफरेंसेस लिखा होगा। इस पर आप जाएंगे तो ये बॉक्स खुलता है। इस बॉक्स में आप जितनी भाषाएं चाहें जोड़ सकते हैं, यानी यहाँ दिखाने के लिए, ऊपर दिखाने के लिए लैंग्वेज ऑफ योर इंटरफेस, मेन्यू आदि की लैंग्वेज कौन सी चाहिए आपको, वो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अंग्रेजी जोड़ी हुई है, मैं इसको ऊपर ले जाए पर क्लिक करता हूं तो अब क्या होगा, मैंने मान लीजिए ठीक कर दिया, ओके बटन दबा दिया। अब दोबारा जब मैं वर्ड खोलूंगा तो सब कुछ अंग्रेजी में आएगा, क्योंकि मैंने अंग्रेजी को ऊपर ले गया हूं। मैं उसका वरीयता क्रम में मैं अंग्रेजी को ऊपर ले गया था तो वो आ गया। अब मैं दिखाता हूं, वर्ड को खोलता हूं तो देखिए ये अंग्रेजी में खुल रहा है, सब कुछ अंग्रेजी में, एवरीथिंग इन इंग्लिश। ऊपर आप रिव्यू में जाते हैं, अब लैंग्वेज में जाइए, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जाइए, और अगर आप हिंदी को ऊपर ले जाएंगे तो वो हिंदी आ जाएगी यहाँ पर। अगर आपको दूसरी लैंग्वेज जोड़नी है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए ऐड लैंग्वेज पर, ऐड लैंग्वेज, तो यहाँ पर भाषाएं आ गई। इसमें आप थोड़ा नीचे चलिए, चलते जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं आपको दिखाई देंगी, जिनमें मलयालम भी है। अगर आप मलयालम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो अगली बार मलयालम में आएगा। मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे। मान लीजिए मैंने इसको इंस्टॉल बटन दबाया तो ये कह रहा है कि अब हमको कुछ, हम प्रिपेयर करेंगे आपके वर्ड को मलयालम के लिए। मैंने कहा ठीक है, आप प्रिपेयर कीजिए। मैंने ओके बटन दबाया तो कुछ फाइलें इंटरनेट से डाउनलोड होंगी, इनको डाउनलोड होने देते हैं। Recording in progress. तब तक कुछ और बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको वापस लाऊंगा यहाँ पर और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम मलयालम में भी देख पाएंगे ऑफिस को। तो जो कुछ आप दूसरी भाषाओं में, विकसित देशों में कर सकते हैं, वो हमारी भारतीय भाषाओं में भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अन्य चीजें मैंने आपको जो कही थी वो ये थी कि भाई अगर आप ये भाषाओं को सीख जाते हैं और कौशल विकास की तरफ जाते हैं और कम से कम विज्ञान और तकनीक की तरफ आप आकर्षित होते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं, जो आप वहां सीखने के या लर्निंग के जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास में उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करें और अपने आप को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे लाएं। तो जरा सा एक नजर डालते हैं कि हमारे पास क्या कुछ उपलब्ध है उस संदर्भ में। तो कौशल विकास के ये बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद है देश में। पहला है कि यदि आप प्रमाण पत्र और डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको आप कर सकते हैं, और थोड़ा सा साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए क्यों जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे रोजगार हैं। और हम भाषा वाले जो लोग हैं, हिंदी या मलयालम या अन्य भाषाओं वाले जो लोग हैं, अक्सर टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाते, साइंस की तरफ नहीं जाते।
लेकिन यदि हम 6 महीने का एक कोर्स कर लेते हैं, साल भर का एक कोर्स कर लेते हैं और थोड़ा सा अलग से स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, तो हमारे लिए नए अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, बहुत सारी नई नौकरियां भी हमारे सामने आ जाती है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि लैंग्वेज में जरूर हमको आगे बढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ स्किलिंग में भी आगे बढ़ना है, और स्किलिंग में भी साइंस और टेक्नोलॉजी की स्किलिंग में आप जाइए। हमको उससे डरना नहीं चाहिए टेक्नोलॉजी से, बल्कि इसको सीखना चाहिए। तो आप चाहें तो बहुत बहुत कौशल विकास या स्किलिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म देश में मौजूद हैं, जिनमें आप प्रमाण पत्र और डिप्लोमा ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा देते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भारत में ऐसा करती हैं, IITs भी ऐसा करते हैं, IIM भी ऐसा करते हैं। तो आप अगर उनके कार्यक्रमों में आप अगर भाग लेते हैं, 6 महीने का उनका कोर्स, 6 महीने से लेकर 3 साल तक के कोर्स होते हैं उनके, अगर आप उन कोर्सेज को करते हैं तो आपकी रोजगार की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। भले आप हिंदी के छात्र हैं या मलयालम के छात्र हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप एक प्रमाण पत्र या डिप्लोमा कर लेते हैं तो अपनी भाषा के जो जॉब्स हैं वो तो है ही है, उनके अलावा आपको बहुत सारे नए नौकरियों का जो रास्ता है वो आपके लिए खुल जाता है। फिर उद्योग प्रमाण पत्र, मतलब बहुत सारी कंपनियां भी आपको सर्टिफिकेट्स देती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट आपको MCP नाम का, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल नाम का प्रमाण पत्र देती है। वो एक ऐसा कोर्स है जिसको आप 1 महीने पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। गूगल भी आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स देता है, जिसमें मार्केटिंग के अनेक सर्टिफिकेट हैं, क्लाउड के हैं। माइक्रोसॉफ्ट में तो आपको सैकड़ों प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। आप अगर इंटरनेट पर जाकर के माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग या माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट्स के नाम से ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे जिनको आप कर सकते हैं और अपना स्किल लेवल बढ़ा सकते हैं, स्तर बढ़ा सकते हैं। IBM एक कंपनी है, वो भी बहुत सारे प्रमाण पत्र देती है। Amazon कंपनी है, वो भी देती है। फिर CCNA नाम का एक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा है जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। अगर आप इस तरह के लेते हैं तो आप नई नौकरियां ढूंढ पाएंगे। IT के क्षेत्र में भी आपके लिए रास्ता खुलता है। फिर अनेक प्रोग्राम सरकारी कार्यक्रमों के तहत चल रहे हैं, जैसे NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वो आप उसकी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर बहुत सारे फ्री कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, फ्री कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उनको कर सकते हैं और वो आपके बायोडाटा में जुड़ते हैं, आपके रिज्यूमे में, आपके CV में वो जुड़ जाते हैं कि इन्होंने ये सब कुछ भी किया हुआ है। मान लीजिए आपने MS वर्ड में एक एडवांस डिप्लोमा कर लिया तो आपके चांस बढ़ जाते हैं। तो ये अनेक इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार भी चला रही है। NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन काउंसिल, और उसके बाद CSC, कॉमन सर्विस सेंटर्स। इसको आप ढूंढिएगा इंटरनेट पर, कॉमन सर्विस सेंटर्स। ये गांव-गांव में भारत सरकार स्किलिंग को आगे बढ़ाने के लिए कोर्सेज करा रही है, जो बहुत सस्ते कोर्सेज है। 100 रुपए में भी एक कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन वो अगेन आपके बायोडाटा को बहुत मजबूत बना देता है और आपके लिए नए रास्ते खोलता है। तो इस प्रकार की स्किलिंग आपको करना चाहिए। मैं छात्रों से ये बात कह रहा हूँ, हालांकि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और उसके बाद कुछ स्किलिंग कंपनियां भी हैं जो ये काम कर रही हैं, जैसे NIIT, एप्टेक और कोडिक। ये सब 3 महीने से लेकर के और कुछ सालों तक के डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्री प्रोग्राम्स चलाते हैं, जो आप अपनी पढ़ाई के अलावा कर सकते हैं। तो आप इनको जरूर आजमाइएगा, क्योंकि आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, आप नए स्किल्स अर्जित करेंगे। और जो मैंने आपसे कहा था ना कि कंपनियों में शिकायत है कि हमको सही कैंडिडेट नहीं मिलते, और हमारा कहना है कि भारत सबसे ज्यादा ग्रेजुएट पैदा करता है। तो क्यों नहीं मिलते उनको? क्योंकि ये नहीं किया होता उन ग्रेजुएट्स ने। अगर वो इस प्रकार के प्रमाण पत्र, इस प्रकार के डिप्लोमा ले लेंगे, ये कोर्सेज कर लेंगे, अपना स्किल बढ़ा लेंगे, तो उनके लिए नए रास्ते खुलते हैं और फिर कंपनियों को भी अपनी डिमांड पूरी करना आसान हो जाएगा। और ये उसके बाद MOOCs यानी MOOCs है, मैसिवली ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। तो ये जो है ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको इंटरनेट पर मिलते हैं कैप्सूल्स के तौर पर। आप चाहें तो 3 घंटे का कोर्स भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 दिन का कोर्स कर सकते हैं, 1 सप्ताह के कोर्स भी हैं, 1 महीने के भी हैं, 6 महीने के भी हैं। बहुत सारे कोर्सेज आपको इंटरनेट पर मिलते हैं जो कुछ कंपनियां देती है स्किलिंग के लिए। अगर आप वो कोर्स करेंगे, उसमें बहुत सारे फ्री हैं, तो कुछ के लिए फीस भी लगती है, लेकिन आप चाहें तो फ्री वाले कर लें और आप अपना स्किल बढ़ा सकते हैं। जैसे लिंक्डइन लर्निंग। लिंक्डइन आप जानते हैं ना, एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर कंपनियां आती हैं और वो वहां पर अपने नौकरियां पोस्ट करती है, और जो
कैंडिडेट्स हैं वो आकर के वहां नौकरियां ढूंढते हैं और अप्लाई करते हैं। लिंक्डइन, तो लिंक्डइन का एक खंड है, उसका एक सेक्शन है लिंक्डइन लर्निंग। वहां पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं। उसके बाद कोर्सरा, कोर्सरा एक कंपनी है, इंटरनेट के जरिए चलती है, जिसमें 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज वहां पर 2000 से ज्यादा कोर्स कराते हैं। और ये कोर्स हर तरह के हैं, टेक्नोलॉजी के भी हैं, बिजनेस के भी हैं, आपके आर्ट से रिलेटेड भी हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से बहुत सारे फ्री हैं। अगर आप पेड कोर्स करना चाहें तो भी ठीक है, पेड न करना चाहें तो भी कोर्सरा पर जाइए, coursera.in .com.in आप जाइए वहां पर और ये कोर्सेज करिए। EDX एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो सैकड़ों कोर्सेज कराती है और ये इनमें से सारे फ्री हैं। अगर आप सर्टिफिकेट ना लेना चाहें तो ज्यादातर फ्री है, लेकिन अगर आप कहें कि मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए तो फीस लगती है, तो आप सर्टिफिकेट मत लीजिए, फिर भी आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं निःशुल्क, फ्री। फिर यूडेमी, उसमें 80,000 से ज्यादा कोर्स अवेलेबल है। यूडेसिटी, जिसको कंपनियां सपोर्ट करती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजोन आदि भी udacity.com के कोर्सेज को सपोर्ट करती है कि यहाँ पे हम लोग भी सहयोग करेंगे आपका। और फिर स्वयं सरकार का अपना एक प्रोग्राम है, भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्वयं प्लेटफॉर्म। आप सर्च कीजिएगा स्वयं के नाम से, तो वहां बहुत सारे कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं। खान एकेडमी एक वेबसाइट है, वहां भी बहुत सारे अनगिनत कोर्सेज है। और सिंपली लर्न एक भारत की एक वेबसाइट है, उसके भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इतने सारे कोर्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो अपना 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 5 घंटा या कुछ भी समय दीजिए और ये कोर्स करिए, फ्री है। तो जहां पर आज आप अभी हैं उससे आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, आपकी नौकरी की संभावनाएं और ज्यादा बेहतर हो चुकी होंगी और आप एक नए इंसान महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुझे सिर्फ अपनी भाषा ही नहीं आती, मुझे टेक्नोलॉजी भी आती है, मुझे MS वर्ड बहुत अच्छा आता है, मुझे एक्सेल बहुत अच्छा आता है, मुझे टैली आता है, मुझे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, मुझे सोशल मीडिया की समझ है। जब आप ये सब करेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये मैं आपको कहना चाहता था, टेक्नोलॉजी के करीब आइए, अपनी भाषा में उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को स्किल कीजिए, अपना स्किल लेवल बढ़ाइए, क्योंकि ये आपको एक नए कैंडिडेट में, एक नए उम्मीदवार में बदल देगा जिसकी सफलता की संभावनाएं ज्यादा होंगी। मैं अब आपको ले चलता हूँ कि शायद वो इंस्टॉल हो गया होगा, जो फाइलें आई थी वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। यहाँ पर एक संदेश आया हुआ है, सेव योर वर्क बिफोर कंटिन्यूइंग। मैंने कहा ठीक है, और ये कह रहा है कि अच्छा मैं सबको बंद कर रहा हूँ, पावर पॉइंट आदि को। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बंद कर दो। अब मैं खोलता हूँ MS वर्ड को, और अब आप जब खोलेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है। अब ये मलयालम में खुल रहा है, ये आपके सामने है, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है सब मलयालम है। मुझे मलयालम आती नहीं है, लेकिन मैं अंदाजे से पहुंचता हूँ यहाँ पर, शायद मैंने यहाँ कहीं से ये भाषा यहाँ पर दिखाई दे रही है, भाषा प्राथमिकताएं यहाँ पर है, और ये मलयालम में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है सब मलयालम में। आपका अपना विंडोज कंप्यूटर है, आपका अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको आप इस्तेमाल करते हैं, बट नाउ इट इज इन मलयालम। सो नथिंग स्टॉप्स यू as far as technology is concerned. Technology is with you and technology is empowering you. आपको ताकत दे रही है टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल कीजिए और आप अब मलयालम में वो सब काम कर पाएंगे, हिंदी में भी कर पाएंगे और अन्य भारतीय भाषाओं में भी कर पाएंगे, जो आप पहले अंग्रेजी में ही कर पा रहे थे। मान लीजिए मैंने इसको किया, अब मैं वापस अंग्रेजी में आ रहा हूँ, मैंने इसको यस कर दिया और ये कह रहा है कि आप बंद करके और फिर से आइए यहाँ पर दोबारा। फिर से मैं खोलता हूँ, शायद मैंने अंदाजे से किया था, लेकिन ये देखिए वापस मैं अंग्रेजी में आ गया। तो इतना आसान है, आप अपनी भाषा में अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कीजिए, विंडोज को इस्तेमाल कीजिए और आप ऑफिस आदि को अपनी भाषा में इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ ही आप अपने आप को सशक्त बनाइए और अपनी भाषा में तरक्की की सीढ़ियां चढ़िए। यही मैं आज के इस सत्र में आपसे कहना चाहता था। आपने मुझे सब छात्रों और आपकी फैकल्टी के साथ में बात करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने सारगर्भित व्याख्यान से जो पीपीटी प्रेजेंटेशन द्वारा हमारे वह हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। साथ ही आपने अपने व्याख्यान से डिजिटल वर्ल्ड की अनेक जानकारी
तकनीक और कौशल विकास से संबंधित अनेक नई नई बातों से हमें अवगत कराया। साथ ही तकनीकी सुविधाओं के जिन जिन पहलुओं से हम अभी तक अनभिज्ञ थे उनको भी आपने अपने व्याख्यान से हमें परिचित कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चर्चा के लिए समय है। यदि आप में से कोई सवाल या विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कृपया आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम पार्थ सारथी है। मैं सेंट पीटर्स कॉलेज का पूर्व छात्र हूँ। अभी कुसैट में एमए कर रहे हैं। मैं मेरी एक शंका आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता कि ये शायद हास्यास्पद भी लग सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं वो बताना चाहता हूँ। सर, तकनीक के जुड़ी बहुत सारे कोर्सेज के बारे में आपने कहा और आप बहुत प्रतिष्ठित कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को भी रहनुमाई करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ सर, ऑनलाइन पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है और तकनीक से जुड़ी भी कई कोर्सेज है, लेकिन उसमें कितने भरोसेमंद हो सकते हैं हम कैसे जाने? मतलब जब हम टाइप करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट भी ऐसे आ जाता है जो भरोसेमंद नहीं, मतलब उस पर आपको पैसा देना पड़ता है और फिर वो आपको धोखा दे सकते। तो मैं इनसे ज्यादा जानकार नहीं हूँ, तो ऐसे में क्या भरोसेमंद साइट्स की जानकारी के लिए आप किस वेबसाइट्स पर जा सकते हैं और इसकी आप अगर जानकारी दे तो आपने सही कहा कि हो सकता है कि आप कोई कोर्स ले लें, उसके लिए भुगतान भी कर दें, लेकिन वो उतना आपके अनुकूल ना हो। तो जिन वेबसाइटों के नाम मैंने आपसे लिए थे वो बहुत अच्छी वेबसाइटें हैं, जिनके नामों का जिक्र मैंने किया था। मैं दिखा देता हूँ आपको कि वो कौन सी वेबसाइट है। उनका नाम ही आपको सर्च करना है और आपको उनके सारे कोर्स आदि आपको दिखाई देंगे। और फिर भारत सरकार के भी कोर्स है ना, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और वो बिल्कुल ऐसे कोर्सेज आपको मिलेंगे जो प्रामाणिक होंगे, वो ऑथेंटिक कोर्सेज होंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं आपको ले चलता हूँ कि कौन कौन से प्रमुख कोर्सेज जिनका मैंने जिक्र किया था उनके बारे में आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक क्षण के लिए। मैं खोल रहा हूँ तो ये आ रहे हैं, मेरे स्क्रीन पर आ रहे हैं। मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप देख पाए। तो मैंने आपको अनेक कोर्सों का जिक्र आपसे किया था, जिनमें से एक अगर आपको ध्यान होगा मैंने कहा था लिंक्डइन लर्निंग है। उसके बाद कुछ और भी कोर्स ज्यादा था तो मैंने नोट कर लिया था सर जी। तो ये लिंक्डइन लर्निंग है। ये यहाँ पे कोई संभावना नहीं है कि आपको निराशा मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया के टॉप रिसोर्सेज हैं। लिंक्डइन लर्निंग ये वाला है। यहाँ पे जैसे आपको ये बहुत सारे पॉपुलर कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, निःशुल्क भी हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी का फ्री कोर्स लेके देखिए, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो फिर आप उस पर कोई पेड कोर्स ले सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। एक ये देखिए कोर्सेरा, ये बहुत रेपुटेड है। इसकी आप बिल्कुल यू कैन बी एश्योर्ड कि इसमें जो भी कुछ मिलेगा वो सारे कोर्सेज ऑथेंटिक होंगे। यहाँ पर कोई आपको गलत कोर्सेज नहीं मिलेंगे और आपको अलग अलग स्तर के हैं, फ्री भी हैं और पेड भी हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, मान लीजिए ये स्वयं भारत सरकार का है ये, और आप यहाँ पर भी जाकर के बहुत सारे बेस्ट इन क्लास इंस्ट्रक्शंस, वीकली असाइनमेंट्स, तो ये प्रॉक्टर्स एग्जाम्स और ये सब कुछ है। ये तो भारत सरकार का ही है। यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और आप यहाँ के कोर्सेज ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस में भी कोर्सेज हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर भारतीय भाषाओं में भी मिलेंगे, स्वयं, NPTEL और आदि आदि। तो स्वयं, उसके बाद एक और वेबसाइट है जिसका नाम जैसा
ये सारी चीजें, ये तकनीक हम कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो आबादी है वैसे पिछड़े जगह की, और जैसे हमारा ही क्षेत्र है तो वहाँ पे बहुत बच्चे तकनीक से बहुत पिछड़े हुए हैं। उसका एक प्रमुख कारण है गरीबी। तो हम उन तक कैसे इन सारी चीजों को पहुंचाएंगे, किस तरह से हम लोग इसमें कामयाब हो पाएंगे? धन्यवाद, यही मेरा प्रश्न है। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो बहुत सारे बच्चों को आपने इससे जोड़ा। धन्यवाद विभा जी, आपने तो एक जो हमारे समाज की और हमारी जो आर्थिक विषमताएं हैं उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न उठाया है। टेक्नोलॉजी के संदर्भ में भी हमारी मददगार साबित हो सकती है। आपने दो प्रश्न आपके हैं, एक तो यह है कि उनके पास, बच्चों के पास उपकरण नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, आधुनिक तकनीकों ने ये संभव बना दिया कि समाज में कहीं भी रहने वाला बच्चा आज ज्ञान तक उसकी अप्रोच, मतलब ज्ञान उसकी पहुंच में आ गया है, जो कि पहले नहीं था। क्योंकि हो सकता है बच्चा अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर जाकर के किसी लाइब्रेरी में जाता या किसी विद्यालय में जाता, वहां पर जाकर के उसकी पुस्तकें मिलती और फिर वो पढ़ पाता, जो कि संभव नहीं था, या खरीदना उसके लिए संभव नहीं था। लेकिन आज इंटरनेट के आने से कम इतना बड़ा बदलाव तो आ ही गया कि अपने गांव में रहते हुए अगर उसके पास कोई भी डिवाइस है, कोई भी उपकरण है, तो वो इंटरनेट पर अनगिनत सामग्री आज पढ़ सकता है। तो ज्ञान की जो पहुंच है, ज्ञान के प्रति एक्सेस जो है, नॉलेज की एक्सेस, उसकी दीवारें समाप्त हुई है टेक्नोलॉजी की बदौलत। एक तो हमें ये मानना पड़ेगा। दूसरा एक बड़ा काम ये भाषाओं के संदर्भ में कि टेक्नोलॉजी उन भाषाओं को भी समृद्ध कर रही है जिन भाषाओं में उतना काम नहीं हुआ है, क्योंकि अब अनुवाद आसान हो गया है। अब आप, हो सकता है हम में से अधिकांश लोग कहेंगे कि अनुवाद की जो तकनीकें हैं अभी उतनी अच्छी नहीं है, वो सच है आपका कहना या सोचना, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे निरंतर ये बेहतर होती चली जा रही है। और आप ये मान के चलिए कि कुछ समय बाद, 2-4 साल और मानिए, उसके बाद काफी हद तक काम चला हुआ अनुवाद तो आप पढ़ ही लेंगे, मतलब किसी भी भाषा की सामग्री को अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे। तो दूरियां समाप्त हो रही हैं, एक बात तो ये हुई। और ये आर्थिक विषमता से जुड़ी हुई है कि जो बच्चे ज्ञान तक पहुंच नहीं सकते थे, आज ज्ञान तकनीक की बदौलत उन तक पहुंच सकता है, अप्रोचेबल हो गया। अब आपने जो प्रश्न किया उपकरणों वाला, जो बहुत सही बात है, लेकिन वो हमारे समाज की आर्थिक विषमता के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसमें हमारा जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके आगे बढ़ने में आप योगदान दे सके। आप मोबाइल फोन दे दीजिए ना हर परिवार को। अगर आप ऐसा वादा कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से हम ये करेंगे, तो आप लोक लुभावन वादों की बजाय कम से कम चलो आप ऐसा कर ही रहे हो तो ऐसी चीज दो उनको कि उनकी स्थायी तरक्की उसमें हो सके। तो एक संभावना तो ये कि सरकार मदद कर सकती है इन उपकरणों को गांव-गांव तक पहुंचाने में। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि हम सामुदायिक आधार पर अध्ययन शुरू करें। जैसे मान लीजिए हमारे किसी एक गांव में किसी के पास भी उपकरण नहीं है, लेकिन 10 लोग मिलकर के एक मोबाइल फोन तो खरीद सकते हैं ना। और अब मोबाइल फोन की भी दर बहुत, उनके जो रेट्स हैं वो भी बहुत सस्ते होते चले जा रहे हैं। तो शायद एक व्यक्ति नहीं तो 5, 7, 10 लोग मिलकर करें, मिलकर अध्ययन करें। इस तरह की संभावनाएं हमको खोजनी पड़ेगी अपनी सीमाओं में रहते हुए। और मैं आपको बिहार का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि वहां मैं देखकर आश्चर्यचकित रह जाता हूँ और बहुत प्रभावित होता हूँ ये देख के, जब मैं बच्चों को देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मिलकर के किताबें खरीद रहे हैं और एक ही जगह बैठ के 10 और 15 बच्चे पेड़ के नीचे बैठ करके सारे एक साथ पढ़ रहे हैं उन्हीं किताबों से। तो अपने आप को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, हम लोगों को हमारे बच्चों को ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा कि वो भी अपने निजी रास्ते कुछ खोजें। उसमें स्वाभाविक रूप से समुदाय को मदद करनी होगी, सरकारों को मदद करनी होगी, कंपनियां भी मदद कर सकती हैं। एक चीज जिसके बारे में लोग जानते नहीं है, दुनिया की जो बड़ी बड़ी IT कंपनियां हैं
वो अपने बहुत सारे कंप्यूटर दान में भी देती है। जैसे आपके क्षेत्र में आप चाहें तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा कि किसी बड़ी HP या HCL या Lenovo, इस तरह की जो कंपनियां हैं, उनको आप मेल तो भेज ही सकते हैं आज तो, क्योंकि इंटरनेट हमारे पास में है, कि क्या आपका कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत आपके इस्तेमाल किए हुए कंप्यूटर हमारे गांव के लिए मिल जाए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए मिल जाए। तो ऐसे कार्यक्रम चलाती हैं ये कंपनियां, तो हमें वहां पहुंचना चाहिए, उनकी मदद भी हम ले सकते हैं। जागरूकता की थोड़ी कमी है, लोगों को पता नहीं है कि ये सब कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर हम ये जागरूकता थोड़ी बढ़ा सकें लोगों के बीच में, तो शायद इन समस्याओं का हम कुछ व्यवहारिक समाधान ढूंढ पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो समाधान बताया वो व्यवहारिक ही था। बहुत बहुत धन्यवाद बालेंद्र जी, मैं जगदीशन कृषि मंत्रालय दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जगदीशन जी, बच्चों के लिए एक सवाल मेरे मन में अभी उभरा है। जो अभी सरकारी नौकरियों के बारे में तो उनको मालूम है, निजी संस्थाओं में, अभी निजी कंपनियों में इस भाषा से रिलेटेड या भाषा से संबंधित कोई भी ऐसे रोजगार के बारे में, ऐसी नौकरियों के बारे में क्या है आपका? जी, तो IT कंपनियों में भाषा से जुड़े हुए, जैसे आप तकनीकी कंपनियों की यदि बात करें, काफी संभावनाएं है वहां पर। मतलब हो सकता है कि संख्या बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन नौकरियां वहां भी होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि कोर IT कंपनियों की बात करें, बड़ी IT कंपनियों की, तो वहां पर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं या सर्विसेज दी जाती है, तो उन सर्विसेज में डोमेन एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है जो भारतीय भाषाओं में होगा, तो उसमें भारतीय भाषाओं को जानने वाले लोगों की जरूरत होती है। उनके बिना वो सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। तो ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जिनको हम डोमेन एक्सपर्ट्स कहते हैं। दूसरा लोकलाइजेशन, जिसका मैंने आपको नमूना दिखाया था, कि सॉफ्टवेयरों को स्थानीयकरण करना, उनको कंप्लीटली उनका यूजर इंटरफेस बदलना अगर है, तो सब कुछ अनुवाद करना पड़ेगा ना किसी न किसी व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति जो ट्रांसलेटर होगा, वो उसके लिए भी इस प्रकार के जॉब उपलब्ध है, नौकरियां उपलब्ध है, जिनको बोलते हैं लोकलाइजेशन की नौकरियां। उसके बाद HR का जो क्षेत्र है, ह्यूमन रिसोर्सेज, IT कंपनियों में भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज का क्षेत्र में, उसमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो भारतीय भाषाओं को जानते हो, क्योंकि आजकल डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बड़ी कंपनियों में। और डाइवर्सिटी और इंक्लूजन तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम भारतीय भाषाओं को उसके दायरे में ना लाएं, और उसको लाने के लिए आपको HR में संभावनाएं बनती है, ह्यूमन रिसोर्सेज या मानव संसाधन विभाग में। उसके बाद फैसिलिटीज, जो सुविधाएं होती है संस्थानों में, उनका संचालन करने के लिए जो लोग चाहिए होते हैं, वो भारतीय भाषाएं बोलने वाले, उसमें वरीयता दी जाती है। क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर ट्रांसपोर्ट का एक इंचार्ज है, उसको भारतीय भाषाएं आनी चाहिए, क्योंकि उसको जिन लोगों से बात करनी है, जिन लोगों को उसको हैंडल करना है, वो भारतीय भाषाएं बोलते हैं। या इमारत है, जो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मैनेज करने वाला जो व्यक्ति है, वो भारतीय भाषाओं की पृष्ठभूमि से अगर होगा तो वो उस कंपनी के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि उसको वैसे लोगों से बात करनी है। उसके बाद स्किलिंग, बहुत सी कंपनियां स्किलिंग के प्रोग्राम चलाती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी चलाती है, गूगल भी चलाती है, और इनके तहत हम लोग उन सभी शिक्षण संस्थानों तक पहुंचते हैं जहां से हमें अपेक्षा की जाती है कि आप हमें कृपया स्किलिंग के लिए आप हमारी मदद कीजिए, तो हम मदद करते हैं उनकी। और जब मदद करेंगे तो अगर शिक्षण संस्थान हिंदी का होगा तो हमें हिंदी के लोग चाहिए होंगे कि वो वहां पर हिंदी में अपनी बात कह सकें। मलयालम का संस्थान होगा तो हमें मलयालम में लोग चाहिए। तो स्किलिंग एक और क्षेत्र है जहां पर आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद कम्युनिकेशन का क्षेत्र, जैसे संचार के क्षेत्र में या प्रचार के क्षेत्र में, सोशल मीडिया आदि के क्षेत्र में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। कंपनियां सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट करती हैं चीजें, तो वो भारतीय भाषाओं में भी करती है, क्योंकि भारतीय भाषाओं के पास में नंबर्स हैं। आज आप एडवर्टाइजिंग को देखिए, आप देखेंगे कि जो कंपनी अपना विज्ञापन लाती है, हिंदी में होता है या मलयालम या अन्य भारतीय भाषाओं में होता है,
यहाँ तक कि YouTube पर जो विज्ञापन आते हैं उनमें भी भारतीय भाषाओं की बहुतायत है। पिछले साल के आंकड़े YouTube ने रिलीज किए थे जिसमें उसने बताया कि हमारे जो टॉप 10 विज्ञापन पिछले साल जो देखे गए भारत में, उनमें से 6 भारतीय भाषाओं में थे। तो विज्ञापन आपको भारतीय भाषाओं में बनाने, तो कंपनियों को फिर भारतीय भाषाओं के लोग चाहिए जो वो लिख सके या अंग्रेजी से वो उन विज्ञापनों की भाषा का अनुवाद कर सके। तो PR वाला जो क्षेत्र है, पब्लिक रिलेशंस और कम्युनिकेशन, उसमें जरूरत पड़ती है। और अंत में रिसेप्शन आदि, जो रिसेप्शन है या हेल्प डेस्क है या जो टेली कॉलिंग है जिसको BPO का क्षेत्र बोलते हैं, जहां लोग आपको कॉल करते हैं आपकी कंपनी को और पूछते हैं कुछ भी, तो उनका उत्तर देने के लिए आपको हिंदी में भी चाहिए, तो अन्य भाषाओं में भी चाहिए अंग्रेजी के साथ साथ। तो वो संभावनाएं हैं। तो संभावनाएं हैं तकनीकी कंपनियों में भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी क्षेत्र में ही है, तकनीकी कंपनियों में और बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक में भारतीय भाषाओं के लिए संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे मेरे ख्याल से बच्चों को इसका फायदा उठाना चाहिए सही में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वागत। ज्योति जी, आगे हम पर्चे की ओर तो चलेंगे। जी, चर्चा में भाग लिए सभी को धन्यवाद। अब एक पर्चा प्रस्तुति है, हिंदी भाषा अस्मितामूलक विमर्श के आईने में नामक विषय पर पर्चा प्रस्तुत करने जा रही है। SDE कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इंदु KV जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है ना ज्योति जी? आ रही है। नमस्ते। सबसे पहले भारत रत्न लता मंगेशकर जी को ध्यान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शार्दु वर्गीस और मुख्य बालेंद्र शर्मा दद्दी जी और विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना के संयोजिका डॉक्टर सिंधु जी और अन्य गुरुजन, मेरे प्रिय मित्रों, छात्राओं, सबको मेरा नमस्कार। मेरा विषय है हिंदी भाषा अस्मितामूलक विमर्श के आईने में। तो अब तकनीकी दृष्टि से हिंदी भाषा का आश्चर्यजनक विकास इस प्रकार हुआ है, इसका पता हम बालेंद्र शर्मा जी के भाषण से हमें मिल चुके हैं। तो तकनीकी आगे बढ़ कोशिश है सर, और जरूर है। आपका जो विषय है वो यह भाषा का प्रमूलक या वादी है। मैं अपने नजरिए से भाषा को थोड़ा एक अन्य नजरिए से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही। विषय को हम भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। आज लोग अध्ययन या शिक्षा को एक आजीवन कार्य नहीं मानते हैं, केवल डिग्री संपादन के लिए रोजगार मिलने की एक उपाधि मानते हैं। तो अकालीन से देखें तो आज के उपभोक्तावाद पर आधारित उत्तराधुनिक समाज के संदर्भ में समाज एक हिस्सा बनकर एक यंत्रवत जीवन बिताने के लिए आदमी को तैयार करने का एक मार्ग के रूप में ही आज भाषा बन गया है। तो अगर शिक्षा, अध्ययन, इन सब की वर्तमान उत्तराधुनिक है तो भाषा के संबंध में जैसे इंग्लिश का प्रयोग केरल के संदर्भ में देखें तो मंग्लिश चैनल में जो लोग आते हैं तो वो मंग्लिश
मोबाइल में आप अगर देखें तो अपनी संवेदना को व्यक्त करने के लिए हम यांत्रिक रूप में इमोजी का प्रयोग करते हैं। सब लोग एक प्रणाम है इसे ऐसे संवेदना को व्यक्त करने की यांत्रिक रूप में इमोजी का प्रयोग कर रहे हैं। चैटिंग की भाषा तो इन सब में भाषा हम करने की एक उत्तरात्मक प्रवृत्ति मुझे प्रतीत होती है। इस नजर रखना और प्रतिरोध करना भाषा उद्देश्य है, क्योंकि भाषा सिर्फ भाषा नहीं एक संस्कृति भी है और प्रतिरोध का एक औजार भी है। तो शिक्षा के माध्यम के रूप में हम भाषा विविध विषयों को यानी इसके संप्रेषण के आधार के रूप में हम भाषा को लेते ही है। वही विशेष के रूप में भी हम भाषा को पढ़ती है और पढ़ाई भी जाती है। तो अपनी प्रत्यक्ष द्विमुखी कहते हैं, दो तरफा इस भूमिका के आगे भाषा संस्कृति में निहित मूल्यों आदर्शों कुछ वर्चस्व प्रतिरूपों से भी जुड़ी रहती है। तो को प्रतिबिंबित करती बल्कि इनसे बनती और आती तो भूमिका के प्रमुख पक्ष के तौर पर अपने लिंग संस्कृति को भी प्रकट करती है। तो वह भाषा हमारे समाज के लिंग आधारित विभाजनों अधिकारों और जुड़ाव के आशा जो संरक्षण है, जो संवर्धन है, उसका शाक्तीकरण है और उसको सुधार करने का जो कार्य है सब इस दृष्टि से भाषा एक संप्रेषण के माध्यम आगे वो एक अस्मिता के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए अस्मिता मूलक विमर्शों के संदर्भ में भाषा की चर्चा भी होती है। तो अस्मिता मूलक विमर्श पर कई विचारधाराओं का प्रभाव जैसे आधुनिकतावाद, उत्तराधुनिकतावाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, मार्क्सवाद, उपनिवेशवाद और उत्तर उपनिवेशवाद अनेक विचारधाराओं का प्रभाव हम देख सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव एंटोनियो ग्राम्शी की सबाल्टर्न थियरी को भी मानते हैं। सिद्धांत पर आधारित है। तो ग्राम्शी के निर्माण के लिए शासक वर्ग, इतिहास, विचारधारा, परंपरा इन सभी का सहारा लेता है। इनसे अधीनस्थ वर्ग यानी सबाल्टर्न शासक वर्ग के लिए ही रहते। तो ग्राम्शी सबाल्टर्न के शोषण को साथ केवल आर्थिक शोषण की नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी देखते हैं। तो ग्राम्शी का इस सबाल्टर्न को एक रूप वर्ग के रूप में ही नहीं देखते। ग्राम्शी सबाल्टर्न को अश्लील पर खड़े बड़ी असुविधाओं को भी इसके साथ देते हैं, जिन्हें तक इतिहास जगह नहीं मिली है। दृष्टि से समुदायों और वर्गों की इतिहास पर भी देते हैं, तो जिनका इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है या कल में चित्रण हुआ है। अर्थात सबाल्टर्न की इतिहास दृष्टि प्रत्येक देश, भाषा, धर्म, समुदाय इन सभी वर्गों को भी चिन्हित करते हैं। यानी सबाल्टर्न दृष्टि वे हैं जिन्होंने अभी तक वक्तव्य प्रस्तुत नहीं किया है। थोड़ा और स्पष्ट करें तो उनकी भी भाषाई अस्मिता है, लेकिन उपयोग करने नहीं दिया है, तब अपनी पहचान या अस्मिता का दावा नहीं किया है। तो अस्मिता का क्या अर्थ है? पहचान है,
भाषा का प्रयोग करने वालों के करने वाले में इसके उच्चारण, प्रचय एवं शैली सभी में भेद पाया जाए। उच्चारण अवयव के विधा पर भी अनेक भेद है। तो इतना ही कि एक केवल एक भाषा का ही प्रयोग नहीं करते हैं। हमारी गलतफहमी है कि हम एक ही भाषा का नहीं है, वो स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ बोली भाषा तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी प्रयोग करते हैं। हम जब यूरोप जाते हैं तो वहाँ अंग्रेजी ही मालूम है, उन लोगों को अंग्रेजी मालूम है तो उनसे हम अंग्रेजी में बातें करते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति की में ही अनेक भिन्नताएं हम देख सकते हैं। इस प्रकार किसी वर्ग विशेष, समाज विशेष एवं राष्ट्र विशेष के लोगों की भाषा भी एक दूसरे से भिन्न होती है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी वर्ग, समाज एवं आदि की अस्मिता की भाषा में भी प्रतिबिंबित होती है। तो अस्मिता करने वाली भाषा को हम मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जेंडर आदि कई आधार पर देख सकते हैं। डॉक्टर मीरा दीक्षित ने अपने भाषा विज्ञान पुस्तक में भाषा परिवर्तन के बाह्य कारणों में भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं वैयक्तिक कारणों के साथ साहित्यिक कारणों पर भी विचार किया है। इसके अनुसार साहित्य भाषा को हठात एक नया दे सकता है, यह हम साहित्य रचनाओं के माध्यम से देख चुके हैं। इस प्रकार देखें तो समाज को सत्ता वर्ग द्वारा शासित भाषा से मुक्ति दिलाने का दायित्व साहित्य का है। तो विमर्श सिद्धांत, विमर्श से हम देख सकते हैं जो सफल भाषिक के द्वारा होता है। तो मिशेल फूको लिखते हैं, विमर्श शब्दों, विचारों की वह प्रणाली है जो प्रकृतिस्थ रूप से विचार, व्यवहार और अभ्यास के द्वारा व्यवस्थित ढंग से निर्मित होती है, जिसे बातचीत के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं। The system of thoughts composed of ideas, action, beliefs and practices and words of which they speak. जैसे भाषा स्वयं एक निर्मिति है, प्रकार कंस्ट्रक्टर है, उसी प्रकार सभी सामान्यों से की भी भूमिका है। सवाल के अनुकूल भाषा की निर्मिति इसका मिसाल है, एक उदाहरण है। तो भाषा सत्ता एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो बहुसंख्यक भाषा भाषी अपनी भाषा को महत्व प्रदान किए, वो किसी भी तरह बहुसंख्यक वर्ग वाले या वादी इस प्रकार अपने भाषा को महत्व प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं और सत्ता पक्ष में भाषाई शक्ति के आधार पर वह पहचान भी अपने अस्मिता देते हैं, लेकिन संख्यक ये नहीं कर पाते। तो मैंने इस प्रकार भाषा भूमिका और अस्मिता मूलक विमर्शों के संदर्भ में भाषा की भूमिका, इन दो बातों को बहुत ही रूप में आप प्रमुख रखा है। और संक्षेप में बदलूं कि शब्दों के मान्यता और मानव कल्याण, भाषा विमर्श भाषाओं को मनोवैज्ञानिक, भौतिक सभी परिकल्पनाओं के परे सभी विशेषताओं के स्वीकार है और जो हाशिए पर अभी भी जो हाशिए पर में लाना है। तो मुझे यहाँ एक प्रपत्र प्रस्तुत करने की जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं डॉक्टर सिंधु जी और डॉक्टर मणि जी को आभार प्रकट करती हूँ। सबको एक बार फिर धन्यवाद। धन्यवाद इंदु जी। अब एक पर्चा प्रस्तुति है, पर्चा प्रस्तुत कर रही है कुसाट में परास्नातकोत्तर छात्रा ज्योति कृष्णन। पर्चा का विषय है हिंदी भाषा और साहित्य की उपलब्धियां। माँ भारती के बाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी, गुट्टी के साथ
घोल के माँ ने पिलाई थी। स्वर फूट पड़ रहा वही मल्हार है। तुलसी कबीर सूर और रसखान के लिए ब्रह्मा के कमंडल से वही दार है हिंदी। सबको नमस्कार, मेरा नाम ज्योति कृष्णन है और मैं कोचिन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में परास्नातक छात्रा हूँ। आज मैं हिंदी भाषा और साहित्य की उपलब्धियां नामक विषय पर पर्चा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी भाषा और साहित्य की अपनी कुछ विशेषता तथा गुण है जो उन्हें अन्य भाषाओं के साहित्य से वैशिष्ट्य प्रदान करते हैं। अपने जन्म काल से ही हिंदी को जनभाषा और राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त रहा। हिंदी भारतीय जनजीवन एवं संस्कृति की माध्यम भाषा थी। वह धर्म संस्कृति की ही नहीं, व्यवसाय की भी भाषा थी। भिन्न भिन्न प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की संवर्ग भाषा एक सीमा तक हिंदी थी। साहित्य के क्षेत्र में हिंदी के सार्वभौम प्रसार का प्रमाण यह है कि सभी प्रदेशों में हिंदी के अनेक कवि लेखक होते रहे हैं और प्रायः सभी भाषाओं में हिंदी की एक न एक कालजयी कृति का अनुवाद उपलब्ध है। उदाहरण के रूप में यदि हम रामचरितमानस अथवा इसके कुछ अंशों का अनुवाद भारत की कम से कम 8 या 10 भाषाओं में हुआ है। इस प्रकार का गौरव भारत की किसी भी अन्य भाषा को प्राप्त नहीं है। अब उसके स्वरूप की व्यापकता की बात करें तो हिंदी का स्वरूप अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक और नम्य है और उनमें बहुत अधिक और विकसित उपभाषाओं का अंतर्भाव भी है। अत्यंत सरस वाग्मय से समृद्ध अनेक उपभाषाओं की शक्ति और माधुर्य को अपने कलेवर में समेटकर हिंदी की क्षमता का अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसका शब्द भंडार, प्रयोग, वैविध्य अपूर्व है और आज तो भारत की विभिन्न भाषाओं के संपर्क से इसकी क्षमता का और भी अधिक विकास हो गया है। प्राचीन और अर्वाचीन वाग्मय को मिलाकर देखें तो गुण और परिमाण दोनों की दृष्टि से हिंदी कविता सर्वाधिक संपन्न है। इसके अंतर्गत कालजयी कृतियों का बड़ा संग्रह और उच्च कोटि के कृतिकारों का ऐसा विपुल समारोह अन्यत्र दुर्लभ है। तुलसी और सूर का गौरव तो स्वयं सिद्ध है ही। विद्यापति, कबीर, जायसी, नंददास, परमानंद दास, मीरा, रसखान, रहीम आदि कवि और किसी भाषा के श्रृंगार हो सकते हैं। दीपिका जैसे शास्त्रीय काव्य की इतनी विस्तृत और समृद्ध परंपरा, जिसमें बिहारी, केशव, मदिरा, भूषण, देव, धनानंद के नेतृत्व में इन कवियों ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का उदय हुआ। इसका प्रवर्तन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया। हिंदी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की विशेषता यह है कि उसका स्वर निरंतर भारतीय ही रहा। उसमें प्रादेशिक एवं सांप्रदायिक भावना को प्रोत्साहन कभी नहीं मिला। कवि ने जिन प्रतिमानों का प्रयोग किया है वे एकदेशीय नहीं है, अखिल भारतीय है। वह हिमालय का स्तवन करता है और हिंद महासागर का भी। वे राजपूत योद्धाओं, सिख वीरों, अशोक, चंद्रगुप्त, अकबर का कीर्तिगान करता है। वे गांधी और नेहरू में कभी फर्क नहीं किया। टैगोर की मृत्यु पर पंत और महादेवी जी की कविताएं भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आगे छायावाद का आविर्भाव वर्तमान युग की ही नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। काव्यगत त्रुटियों से मुक्ति का यह अपूर्व अभियान था। छायावाद पर निश्चय ही अंग्रेजी के स्वच्छंदवादी काव्य का प्रभाव था, परंतु उसमें भारतीय काव्य चेतना के रमणीय तत्वों का समावेश हो गया था। रम्य और अद्भुत का जो सुंदर सहयोग स्वच्छंदवाद का आधार तत्व है। छायावाद की परिधि में 4 प्रथम श्रेणी की कवि प्रतिभाओं का समांतर विकास हुआ, जैसे कि प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। प्रसाद कालिदास और रविंद्रनाथ की परंपरा के कवि थे। मौलिकता और घनत्व की दृष्टि से उनकी प्रतिभा अद्वितीय थी, जिसका चरम परिपाक हुआ है कामायनी में। मानव चेतना का यह महाकाव्य अथवा मानव सभ्यता के विकास का यह विराट रूपक हिंदी काव्य की अद्भुत उपलब्धि है। उसी तरह निराला का विराट और कोमल पर समान अधिकार था और इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है राम की शक्ति पूजा, जो इस युग की कालजयी कृति है। सूक्ष्मतम सौंदर्य बोध की दृष्टि से पंत का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है।
महादेवी जी ने गीत की कला का अपूर्व विकास किया है। उनका स्थान विश्व कवियत्रियों में भी उनका स्थान मोर्ता पर है। आगे चलकर नई कविता के संदर्भ में इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि उसमें अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक स्थिरता एवं गांभीर्य है। हिंदी में यदि गद्य का विकास कुछ देर से हुआ, तब तक अन्य भाषाओं में गद्य लेखन काफी आगे बढ़ चुके थे। फिर भी हिंदी ने अपनी इस कमी को बड़ी जल्द ही पूरा किया और आज रस के साहित्य तथा ज्ञान के साहित्य दोनों क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां किसी से कम नहीं है। हिंदी में उपन्यास का उद्भव बंगला के प्रभाव से हुआ। बंकिम, रविंद्र तथा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय विकास के प्रथम चरण में उसके प्रेरणा स्रोत थे, किंतु 20वीं सदी का पहला चरण पार करते ही हिंदी के कथा साहित्य यानी उपन्यास और कहानी स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया और प्रेमचंद ने स्वस्थ सामाजिक मूल्यों के आधार पर जिस कथा साहित्य का विकास किया वह हिंदी की अपनी विभूति है। उनके परवर्ती लेखक जैनेन्द्र, यशपाल, अग्नि, रेणु जैसे कलाकारों की कालजयी उपलब्धियां निश्चय ही प्रादेशिक अथवा भाषिक सीमाओं से मुक्त है। हिंदी का रंगमंच और उसी के कारण हिंदी का नाटक बंगला और मराठी की तुलना में यह विधा पिछड़ा हुआ है, किंतु यह एक सत्य है कि हिंदी ने प्रसाद जैसे मौलिक नाटककार को जन्म दिया, जिनकी प्रतिभा ने भारतीय रस तत्व और पाश्चात्य नाटक के अंधा संघर्ष के समन्वय द्वारा एक नवीन नाट्य कला का विकास किया, जो आधुनिक युग चेतना के अनुरूप होने के साथ साथ अपनी आत्मा में भी भारतीय है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि कालजयी नाटक इसका प्रमाण है। आगे चलकर आलोचना शास्त्र तथा शोध हिंदी साहित्य के अत्यंत पुष्ट अंग है। आधुनिक युग में गद्य का माध्यम प्राप्त होने पर भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों के समन्वय से एक संश्लिष्ट काव्य शास्त्र का निर्माण आरंभ हुआ, जिसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा उनके परवर्ती आलोचकों ने सम्यक विकास किया। आगे चलकर यह सर्वाधिक प्रौढ़ और समृद्ध बना। स्वतंत्रता के बाद राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदी के ज्ञान साहित्य का भी व्यवस्थित रूप से विकास हुआ। हिंदी में विश्वकोश, विशाल शब्द सागर, बृहद अंग्रेजी हिंदी कोश आदि के अतिरिक्त विपुल तकनीकी साहित्य तथा लगभग 4 लाख पारिभाषिक शब्दों का भी निर्माण हो चुका है। हिंदी को आज न केवल भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी शक्ति और सीमा का आंकलन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हिंदी के वर्तमान गौरव का आधार केवल सीमा विस्तार अथवा संख्या बल है, बल्कि साहित्यिक तथा भाषाई समृद्धि भी है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए तृतीय वर्षीय हिंदी छात्रा श्री लक्ष्मी राधाकृष्णन जी को आमंत्रित करती हूँ। सभी विद्याजनों को मेरा नमस्कार। मैं श्री लक्ष्मी तृतीय वर्ष की हिंदी छात्रा हूँ और राष्ट्रभाषा साहित्य संघ की सचिव हूँ। आज का प्रोग्राम हिंदी एसोसिएशन, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ और हिंदी पूर्व छात्रा संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इस व्याख्यान माला के अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गी सर है। आपको सबकी तरफ से तहे दिल से आपकी उपस्थिति के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस व्याख्यान माला के स्वागत भाषण डॉक्टर सिंधु टीआई एसोसिएट प्रोफेसर और इस कार्यक्रम की संयोजिका भी है। आपकी संचालन के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आज के प्रोग्राम की मुख्य वक्ता बालेंदु सर, निदेशक स्थानीय भाषाएं और सुगम्यता माइक्रोसॉफ्ट। आपने तकनीकी संबंधी जो कार्य हमारे साथ शेयर किया उसके लिए हम आभारी हैं। आपके YouTube चैनल से भी हम अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जब आप समय मिले, जब अवसर आए, तब आप हमारे कॉलेज में आ जाइए। सर, आपसे भी हमारा निवेदन है कि आप भी हमारे विभागीय कार्यक्रमों से जुड़े रहे। आपको राष्ट्रभाषा साहित्य संघ पूर्व छात्रा संघ की तरफ से कृतज्ञता आभार करती हूँ। एक पर्चा प्रस्तुति हुई थी डॉक्टर इंदु केवी जी की, उनको भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और एक पर्चा प्रस्तुति हुई ज्योति कृष्ण जी की, जो हमारे पूर्व छात्र है, उनको भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। विभिन्न विश्वविद्यालयों से कई प्राध्यापक बंधु यहाँ आए हुए सभी प्राध्यापक बंधु को
तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। कई महाविद्यालयों से और विश्वविद्यालयों से शोध छात्रा आए हुए हैं। उन शोध छात्राओं को और सभी छात्र छात्राओं को कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और सबको तहे दिल से संप्रेम आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हिंदी विभाग के पूर्व छात्रा के हर एक सदस्य को और राष्ट्रभाषा साहित्य संघ के प्रत्येक सदस्य को, विशेषकर नंदिनी को और पूर्व छात्रा ज्योति कृष्ण को औपचारिकता वश कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। सबको एक और बार धन्यवाद अदा करती हूँ। नमस्ते। इसी के साथ ये कार्यक्रम पर समाप्त होते हैं। बाकी सभी को धन्यवाद।